गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। बहुत सारे कमेंट हो गए, बहुत सारे बच्चे नाराज हो गए। चलिए कोई बात नहीं। रवि कुमार रंजन, फैजल शाह, अंजलि, पवन। नहीं नहीं, आज कैंसिल नहीं हुई बेटा, कुछ नहीं, क्लास हो रही। चलिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास है और थोड़ा सा लेट हो गया सेटअप करने में। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से चीज़ें आना, सेटअप तक आना, चीज़ें सेटअप करना, है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी। तो अगर कभी क्लास 10-5 मिनट 15 मिनट लेट होती है तो आप बिल्कुल अपसेट नहीं होंगे। आप अपना माइंड सेट बनाए रखिए, जैसे क्लास हो रही वैसे होती रहेगी। अगर कोई क्लास इनफैक्ट कभी कैंसिल होती है तो उसका एक प्रीवियस अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगा। और इनकेस क्लास इधर 10 मिनट अगर लेट से स्टार्ट होती है तो आगे 11:10 तक खिंच जाएगी, 10 मिनट आगे एक्सटेंड हो जाएगी, है ना। तो मुझे पता है कि चीज़ें सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं बेटा कि टू द पॉइंट पंचुअलिटी फॉलो नहीं हो पाती, लेकिन आप बिल्कुल फटाफट तैयार हो जाए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। आज का जो टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ मोशन, उसका मैंने जो हैंड रिटन नोट फॉर्मेट है वो बना दिया है। और कल बच्चों कुछ क्वेश्चन शायद बाकी थे, अब जो छूट गए तो छूट ही जाते हैं फिर, है ना। तो कल की डेट पर बच्चों मुझे जहाँ तक याद है हम लोग वेक्टर्स एंड स्केलर डिस्कस कर रहे थे, तो उसके क्वेश्चन भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब क्योंकि फिर से माइंडसेट नया बनाया आपने, हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा वेट कर लिया करो तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। अंजलि, गुड मॉर्निंग। जयश्री, स्नेहा, आशना, रवि रंजन, शिवम, उमेश, पवन, आकांक्षा, सौम्या, रोहित, रितु, शिखा, प्रिया, फैजल शाह, मनीषा यादव, सौरभ अग्रहरि, अनमोल, अभिनय, उत्कर्ष, शिखा, शिक्षांत, अंकिता गुप्ता, सूरज गुप्ता। कल के सारे क्वेश्चन बेटा हो गए। चलो, एस चक्रवर्ती, अंबिका, बी हैप्पी, आशीष, संजना, खान पठान, अनमोल, हिम्मत, मानसी, अनुष्का, शिव बहादुर, भरत, नमस्ते बेटा। चलो, तो बच्चों आई थिंक अविनाश, अंकित कुमार गुप्ता, आशुतोष, लवली, हार्ट टैक आनंद। चलो, हाँ जी बेटा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। हेमंत, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का लेक्चर। एक और बात, कल की डेट पर जो क्लास रखेंगे बच्चों, कल की डेट पर जो बच्चों क्लास रखेंगे, हाँ जी, लेट है ऑलरेडी हम 15 मिनट लगभग। स्टार्ट करते हैं। टी शर्ट थोड़ी गंदी लग रही क्या? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेक्टर्स एंड स्केलर्स, और वेक्टर्स एंड स्केलर्स में हम लोगों ने वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एंड ऑल, ये सब डिस्कस कर लिया था, राइट। अब इसके बाद बच्चों हम लोग को डिस्कस करना है, आज की डेट पर डिस्कस करना है हम लोग को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक और बात बता दें बेटा कि जो हमारा वेक्टर स्केलर वाला डिस्कशन चल रहा था, कुछ क्वेश्चन उसमें रह गए थे और कुछ क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल में रह गए थे, और कुछ क्वेश्चन बच्चों आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के फिर से तैयार हो जाएंगे। तो एक पीडीएफ होमवर्क के फॉर्म में इसी वीडियो के लास्ट सेशन में आपको दे दी जाएगी, ठीक है बेटा। और एक और बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर, मतलब अगले टर्न पर नहीं, कल वाले टर्न पर हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे, तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रोजेक्टाइल वाला थोड़ा सा 2-4-6 क्वेश्चन रह गए थे, या जो वेक्टर्स एंड स्केलर्स के 2-4-6 क्वेश्चन रह गए थे, वो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज आप नए माइंडसेट के साथ हो, इसलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो बच्चों, हालांकि सही बात यह है कि इतने क्वेश्चन, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ये मेरी ऑनेस्टी है,
है आप ही लोग से इंस्पायर्ड कि जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं उसमें कहीं ना कहीं मेरा मन लगा रहता है कि हम उसको बता देंगे, लेकिन अगर इन केस क्वेश्चंस नहीं डिस्कस हो रहे तो वो आप अपना होमवर्क कंसीडर कर सकते हो। हाँ, हर क्वेश्चन लगभग हम कोशिश करते हैं हिंट करके छोड़ें। तो कल की डेट पर फिलहाल हम एक काम करेंगे कि थोड़ा सा माइंडसेट बना लेंगे, पहले से ही पीडीएफ यहाँ सेव करके जाएंगे, ताकि जो जो पीडीएफ आपके पास पहुंच चुकी है, जो क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग एक बार रिकॉल करें, 2 4 6 क्वेश्चन जो जो छूट गए उनको डिस्कस कर लें, फिर इसके बाद इसके आगे चलेंगे, क्योंकि आज इसकी एक और पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चे, अच्छे बच्चे, वो डेली होमवर्क को होमवर्क समझते हैं, जो क्वेश्चन छूट जाते हैं उसे होमवर्क के टास्क की तरह कंप्लीट कर लेते हैं। वो ये नहीं कंसीडर करते कि हाँ ये वाला पार्ट छूट गया, 2 4 6 क्वेश्चन छूट गए तो टीचर फिर करवाएगा, सर फिर करवाएंगे। कुछ खुद से करो, कुछ खुद से करो, और क्वेश्चन कहीं बाहर बाउंड्रीज के नहीं बच्चों, क्वेश्चन बहुत नए फॉर्म नहीं होते। आप एक कोई पर्टिकुलर अच्छी किताब उठा लीजिए, उसी के क्वेश्चन आपको लगभग सब किताबों से मतलब सिमिलर होते मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल शुरू कर रहा हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चले बेटा, चलो, हाँ जी आगे चले बेटा। नाउ तो हमारा आज का टॉपिक है क्या बच्चों, सब कुछ साफ साफ विजिबल है, हैंड रिटन फॉर्मेट नोट है, और अच्छा लगेगा, इसको भी पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चले शुरू करें बेटा। आप देखिए जरा सा ध्यान से देखिए, तो हमारा पहला आर्टिकल है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में रफ्तार पकड़ के चलेंगे थोड़ा सा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन साहब ने जो भी बातें बताई वो सब मोशन के करस्पॉन्डिंग बताई। मोशन का मतलब आप पहले से जानते हो, हम लोगों ने टॉपिक की शुरुआत ही मोशन से की थी। तो मोशन का मतलब होता है कोई बॉडी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी जगह चेंज नहीं कर रही, लोकेशन चेंज नहीं कर रही, तो इसका मतलब बॉडी स्टेशनरी कंडीशन पर है। और अगर कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी लोकेशन चेंज करती जा रही, तो इसका मतलब बॉडी स्टेट ऑफ मोशन पे है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब टाइम के साथ साथ बॉडी का सराउंडिंग चेंज करते जाना, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, राइट। एक और बात देखो बेटा, इन ऑर्डर टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी बॉडी वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। अब सारी कहानियां हैं और बहुत अच्छे सुनते चलना, सब एसोसिएट करते चलो, जोड़ते चलो कहां से कौन सी बात लिंक है। तो हमने लिखा है कि कोई बॉडी अगर अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करना चाहती है, फिजिकल स्टेट चेंज का मतलब रेस्ट है तो मोशन में, मोशन है तो रेस्ट में, तो कोई बॉडी अगर अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करना चाहती है तो उस बॉडी को किसी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो अगर स्टेट चेंज करनी है तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अब सुनो बेटा, अब एक्सटर्नल फोर्स का पर्पस क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स बाहरी धक्का जो लग रहा है वो क्या क्या कर सकता है, तो एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा एक बात और अभी तुरंत रिकॉल करा दे, आगे भी काम आएगी, आपने बचपन से लेकर तक पढ़ा होगा, F बराबर ma, F फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, M मास स्केलर क्वांटिटी, A एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स जैसी वेक्टर क्वांटिटी के सामने एक्सेलरेशन जैसी वेक्टर क्वांटिटी लिखी है, दो वेक्टर क्वांटिटी आमने सामने लिखी हैं, दोनों डायरेक्शनल क्वांटिटीज हैं। तो जो पर्पस फोर्स सॉल्व करेगा, जो उद्देश्य फोर्स का है, वही उद्देश्य उसके बच्चे यानी एक्सेलरेशन का होगा। मैं इस बात को हमेशा बोलता हूं कि किसी मैसिव बॉडी पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसका इफेक्ट आएगा किसके फॉर्म में, एक्सेलरेशन के फॉर्म में। और एक्सेलरेशन वो सारे काम कर सकता है जो फोर्स करवाना चाहता है। तो फोर्स किसी बॉडी पर, धक्का किसी बॉडी पर लगकर जो बॉडी रेस्ट पर उसे चला सकता है, जो चल रही बॉडी उसे रोक सकता है, जो धीमे धीमे चल रही उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, जो तेजी चल रही उसकी स्पीड को ब्रेक लगाकर घटा सकता है, और नहीं कुछ कर सकता तो एटलीस्ट डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, राइट। तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि पर्पस ऑफ फोर्स और पर्पस ऑफ एक्सेलरेशन, पर्पस ऑफ एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकते हैं। रेस्ट में है बॉडी तो किस में ले आएगा, मोशन में, यानी रेस्ट को मोशन में फोर्स ला सकता है या एक्सेलरेशन ला सकता है, और मोशन को रेस्ट में भी ला सकते हो, राइट। कोई बॉडी रेस्ट कर रही है, उस पर धक्का लगा दो, तो अगर आपका धक्का इफेक्टिव है, आप उस पर इतना फोर्स लगा सके कि वो अपने सराउंडिंग के फोर्सेस से फ्री होकर चलने लगे, इसका मतलब आपने उसे रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट कर दिया। आप ब्रेक लगा सकते हो, आप उसे रोक सकते हो, मोशन को रेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और आपको एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, राइट। फोर्स की और कहां जरूरत पड़ती है, स्पीड अप करने में, रफ्तार बढ़ानी है, फोर्स लगा दिया, एक्सीलरेटर घुमा दिया, इंजन ने ज्यादा फोर्स लगाया, आपने जैसे एक्सीलरेटर लिया तो फ्यूल का कंजम्पशन रेट बढ़ गया, पिस्टन का मूवमेंट बढ़ गया, फोर्स ज्यादा जनरेट होने लगा, टॉर्क ज्यादा जनरेट होने लगा, और उसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा एक्सेलरेशन डेवलप हुआ। तो स्पीड बढ़ाना भी फोर्स का काम है, स्पीड घटाना भी फोर्स का काम है। और नहीं कुछ कर सकता तो फोर्स किसी कर्वेचर वाले पाथ पर सेंटर की तरफ लगकर बॉडी के डायरेक्शन को लगातार चेंज कर सकता है, राइट। तो बच्चों फिर से रिकॉल करते हैं कि न्यूटन साहब के जो लॉज आए थे उनकी स्टडी अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम उसका प्रेफेस, उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं कि किसी बॉडी पर जो फोर्स लगता है, और बिल्कुल समराइज भूमिका, डिटेल चैप्टर नहीं, तो किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स की वजह से मोशन होगा। मोशन क्या क्या कर सकता है, मोशन फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है, और फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए किस तरह की आवश्यकता होती है, क्या नीड होती है, एक्सटर्नल फोर्स की नीड होती है, फोर्स क्या क्या कर सकता है। F इज इक्वल टू ma के हिसाब से फोर्स किसी मैसिव बॉडी पर एक्सेलरेशन जनरेट कर सकता है, और एक्सेलरेशन क्या क्या कर सकता है, एक्सेलरेशन रेस्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में ला सकता है, स्पीड अप कर सकता है, स्पीड डाउन कर सकता है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, राइट। और आगे बढ़ते हैं बेटा, और देखिए जरा,
और देखिए जरा नेक्स्ट, अब जरा समझिए, पर्पस ऑफ फोर्स हमने रिजॉल्व कर ली। अब देखो बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए, ये किसी प्लेटफॉर्म पर रखा कोई मास है, प्लेटफॉर्म पर रखे किसी मास पर हमने एक्सटर्नल फोर्स ऑपरेट किया। अच्छा, हमारा उद्देश्य क्या था, हम इस मास की स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, फिलहाल रेस्ट में है, तो हमारा हो सकता है पर्पस हो कि लाओ इसको चलाया जाए, लाओ इसको मोशन की कंडीशन पे ले आए। तो F इज इक्वल टू ma के हिसाब से, F इज इक्वल टू ma के हिसाब से किसी मैसिव बॉडी पर लगने वाला फोर्स उस पर एक इफेक्ट जनरेट करेगा जिसका नाम एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन क्या कर सकता है, एक्सेलरेशन क्या कर सकता है, एक्सेलरेशन ये सारे काम कर सकता है, स्पीड अप, स्पीड डाउन, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, डायरेक्शन चेंज, राइट। अब दूसरा टर्म फंसता है बेटा मास। व्हाट इज मास? मास का मतलब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस से बेटा, पदार्थ में कितना बॉडी, हर वो बॉडी जो एग्जिस्टेंस में है उसका अपना एक डिफाइंड वॉल्यूम होगा, उसने एक स्पेस घेर रखा होगा और उसके मटेरियल की निश्चित क्वांटिटी होगी जिसको हम लोग मास कह सकते हैं। मास बॉडी के कहीं ना कहीं बल्कीनेस को बताती है, तो जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया। अभी स्टेटमेंट आगे आएगा तो मैं केवल इतना भी कह सकता हूं कि मास का कनेक्शन इनर्शिया से है, यानी इनर्शिया ऑफ बॉडी से है, और इनर्शिया ऑफ बॉडी का कनेक्शन बच्चों दरअसल लेजीनेस ऑफ बॉडी से है, बॉडी के आलस्य से है। लेजीनेस ऑफ बॉडी, और लेजीनेस का मतलब किससे बच्चों, लेजीनेस का मतलब बेटा इनएबिलिटी टू चेंज द करंट स्टेट। बहुत ध्यान सुनना, बहुत छोटे छोटे फैक्टर हैं लेकिन आपको सारे सुनने हैं सो दैट यू मे रिजॉल्व इजी क्वेश्चंस आल्सो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, ठीक बात। तो मास का पर्पस बच्चों इनर्शिया से, इनर्शिया का पर्पस लेजीनेस से, आलस्य से है, और आलस्य का पर्पस बच्चों इनएबिलिटी टू चेंज द करंट स्टेट। यानी कहने का मतलब अगर कोई हैवी मास की बॉडी है, किसी बॉडी में मास ज्यादा है, तो जितना ज्यादा मास होगा करस्पॉन्डिंग उतना ही ज्यादा एनर्शिया होगा, जितना ज्यादा एनर्शिया होगा उतना ही ज्यादा लेजीनेस होगी, और जितनी ज्यादा लेजीनेस होगी बॉडी की स्टेट चेंज में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं बेटा कि सपोज वी हैव रेसिंग ट्रैक, हमारे पास एक रेसिंग ट्रैक है, दो रेसिंग ट्रैक है मान लीजिए पैरेलल, और दो रेसिंग ट्रैक में एक पर्सन सपोज करो 40 किलो का और दूसरा पर्सन इसी रेसिंग ट्रैक में 140 किलो का, दोनों के मास में हैवी डिफरेंस लेकर के चलना है, एक पर्सन 40 किलो का, एक पर्सन 140 किलो का, और दोनों को कहा जाए कि रेसिंग ट्रैक की रेस तैयार है, आपको जैसे सीटी मारी जाए आप प्लीज रेस अप करना शुरू कर दीजिएगा, फटाफट रेस करना शुरू कर देना। तो जैसे सीटी बजी रेस स्टार्ट हो गई, रेस स्टार्ट हुई तो 40 वाला भी दौड़ा और 140 वाला भी दौड़ा। अब सवाल यहां आता है मास किसका ज्यादा, 140 वाले का। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, उसकी लेजीनेस ज्यादा, उसमें इनएबिलिटी टू चेंज द करंट स्टेट ज्यादा, यानी वो अपनी स्टेट को जल्दी चेंज नहीं कर पाएगा। तो 140 वाला धीमे धीमे स्पीड पकड़ेगा और 40 वाले का मास कम है, लेजीनेस कम है, आलस्य कम है, वो फटाफट स्पीड डेवलप कर लेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो जैसे सीटी बजी, जैसे सिंबल हुआ कि रेस चालू, तो रेस चालू होते ही आपको ठीक 5 सेकंड बाद ये अच्छी रफ्तार में दिखाई देगा 40 किलो वाला, और 140 वाला धीमे धीमे रफ्तार पकड़ रहा होगा। तो हमने 40 किलो वाले से पूछा कि हाउ कुड यू डेवलप द स्पीड, आपने स्पीड कैसे पकड़ ली? तो 40 वाले का कहना है मेरा मास कम, इनर्शिया कम, लेजीनेस कम, इसलिए इनएबिलिटी टू चेंज द करंट स्टेट कम। मैं एबल हूं, मेरे अंदर इनएबिलिटी कम है, यानी एबिलिटी ज्यादा है अपनी स्टेट को चेंज करने की, तो मैं फटाफट से रेस्ट की कंडीशन से फटाफट मोशन की कंडीशन में आ गया, मैंने अपने अंदर मोमेंटम जल्दी डेवलप कर लिया। बस समझ पा रहे ना? तो जितनी सरल भाषा में जितनी हैवी बॉडी, अब 140 वाले के साथ क्या समस्या थी, 10 मिनट बाद इससे मिले तब भी ठीक ठाक रेस डेवलप कर पाया था, बहुत फास्ट नहीं चल रहा था। हमने कहा क्या समस्या भाई, काहे नहीं चल पा रहे हो? कह रहा सर क्या करें, मजबूरी फिजिक्स की है। मजबूरी फिजिक्स की क्या है कि मेरा मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा तो लेजीनेस ज्यादा, और लेजीनेस ज्यादा इसका मतलब इनएबिलिटी टू मूव, इनएबिलिटी टू चेंज द करंट स्टेट ज्यादा। तो 140 वाला कह रहा सर मैं थोड़ी देर पहले रेस्ट पर था और मुझे मोशन डेवलप करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, और टाइम, मेरे अंदर मास है, हैवी मास है, हैवी इनर्शिया है, हैवी लेजीनेस है, इसीलिए मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं कि मैं जल्दी से अपनी स्टेट को चेंज कर पाऊं, राइट। सो ये सारी बातें इनर्शिया से बिलोंग करनी, सारी बातें न्यूटन साहब के फर्स्ट नियम को रिजेंबल करती हैं, राइट। किसी का कोई डाउट? यस, टेंडेंसी टू चेंज द करंट स्टेट, राइट, एब्सोल्युटली राइट। सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दीजिए, बाद में लेंदी होते हैं बहुत बड़े। हाँ बेटा बिल्कुल करा दूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। अब मैं धीरे धीरे करके इन्वॉल्व करता जा रहा हूं बेटा क्वेश्चन के डिस्कशन में। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, क्लासेस का इफेक्टिवनेस और अच्छा होता जाएगा, लेक्चर में कंटेंट क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, राइट। आप अपने सजेशन जरूर ड्रॉप करते रहिए इस पर। आगे चले बेटा, चलो बिल्कुल बिल्कुल, अब चले आगे बेटा। अब देखिए ध्यान से, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? तो पर्पस ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स का पर्पस एक्सीलरेशन जनरेट करना,
एक्सेलरेशन का पर्पस रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, स्पीड अप स्पीड डाउन, डायरेक्शन चेंज। किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगाया तो फोर्स का इफेक्ट आएगा एक्सेलरेशन के फॉर्म में। एक्सेलरेशन वो सारे काम कर सकता है। जो दिक्कतें आएंगी वो मास की वजह से आएंगी, क्योंकि मास इनर्शिया लिए बैठा है, आलस्य लिए बैठा है, इनएबिलिटी टू चेंज द करंट स्टेट लिए बैठा है। वो अपनी स्टेट को चेंज करने का अपोज करेगा। जितना ज्यादा मास होगा उतनी देर से स्टेट चेंज होगी, जितना कम मास होगा उतनी जल्दी स्टेट चेंज हो जाएगी। आई थिंक दिस पार्ट इज डन। तो नीचे हमने इस बात को कोरिलेट करके लिख दिया बेटा, इस बात को कोरिलेट करके लिख भी दिया है, बहुत ध्यान समझो। क्या लिखा हुआ है पढ़िए जरा से। ये लिखा हुआ है इसमें 4th नंबर पॉइंट में कि मास इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, और जितना ज्यादा इनर्शिया उतनी ज्यादा लेजीनेस, और जितनी ज्यादा लेजीनेस उतनी ज्यादा इनएबिलिटी टू करेक्ट चेंज द करंट स्टेट। अपनी अवस्था, वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करने में उतनी ही ज्यादा कठिनाई। कबीर भैया कैमरे का फोकस गड़बड़ हो गया, देखिए जरा। डन बेटा, फोकस कैमरे शायद। कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलिए बेटा, अगर ब्लरनेस आए तो, क्योंकि मॉनिटरिंग में हमारी स्क्रीन में भी आ रही, तो आप क्वालिटी जो प्लेबैक के बाद क्वालिटी दी होती है आपके वीडियो लेक्चर्स में, उसे प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो, हालांकि आई एम ट्राइंग टू टीच इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। सो मास करस्पॉन्ड करता है इनर्शिया को, इनर्शिया करस्पॉन्ड करता है लेजीनेस को, लेजीनेस बताती है इनएबिलिटी टू चेंज द करंट स्टेट। राइट, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका न्यूटन साहब का लॉस। अब न्यूटन साहब के जितने भी लॉज हैं आप मेरे साथ फटाफट मन में बोलेंगे, क्योंकि एक एक लॉ हम डिस्कस करें इसकी आवश्यकता नहीं है। आगे चल जाए बेटा, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। न्यूटन साहब के लॉ के हिसाब से, न्यूटन साहब के हिसाब से, न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ क्या है? इनर्शिया का। इनर्शिया का लॉ क्या कहता है? कहता है जब तक किसी बॉडी पर, मैं बोलता जा रहा हूं बेटा, हर बात लिख के नहीं दिखाऊंगा। न्यूटन साहब का पहला नियम कहता है जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ऑपरेट नहीं होगा, बॉडी अपनी स्टेट को सस्टेन रखेगी, बॉडी अपने इनर्शिया को मेंटेन रखेगी। यानी जिस किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगा उस बॉडी का इनर्शिया ब्रेक होगा। यानी अगर बॉडी रेस्ट के इनर्शिया में है तो मोशन में चली जाएगी, मोशन के इनर्शिया में है तो रेस्ट में आ सकती है। फोर्स का पर्पस, फोर्स एक एफर्ट है और एफर्ट का पर्पस है बॉडी के इनर्शिया में परिवर्तन लाना। राइट, तो न्यूटन साहब का पहला नियम, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। और इस नियम का छोटा सा मतलब था कि जब तक किसी बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक बॉडी अपनी करंट स्टेट को मेंटेन रखेगी, या बॉडी में कोई स्टेट चेंज नहीं होगी। एफ एक्सटर्नल, यानी कहने का मतलब इसको सिंबलिक फॉर्म में लिख सकता हूं कि इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, यानी किसी बॉडी पर अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी विल मेंटेन, मैं लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, विल मेंटेन इट्स स्टेट। बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगी, मेंटेन इट्स स्टेट। अच्छा बच्चों बताओ, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को चेंज कर दूं, एफ एक्सटर्नल डज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब बाहरी धक्का लग गया तो इसका मतलब बॉडी में स्टेट चेंज आएगा। सो बॉडी विल चेंज इट्स स्टेट। मेरी बात समझ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, न्यूटन साहब के पहले नियम के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और वो एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे सबसे सरल एग्जाम्पल है आपका कि सपोज करो बच्चों आप किसी बस या किसी व्हीकल में हैं जो मूविंग है, जो मूविंग स्टेट पर है। आप किसी बस या किसी मूविंग स्टेट पर, मूविंग स्टेट वाले व्हीकल पर हैं, तो सपोज करिए आप इस पर स्टैटिक कंडीशन में हैं और सडनली बस चलना शुरू कर दे। अब इस बात को प्लीज, एक ही एग्जाम्पल सफिशियंट है समझने के लिए बच्चों, एक एग्जाम्पल सफिशियंट है, बहुत इत्मीनान से समझना कि सडनली अगर आपका व्हीकल डायनामिक स्टेट पर आ गया, अचानक से चलने लगा, जबकि आप इस पर रेस्ट कंडीशन पे थे, तो आपका जो प्लेटफॉर्म है जैसे ही चलेगा, यानी सपोज करो आप किसी बस पर स्टैटिक कंडीशन पे बैठे हो, बस भी रुकी है, आप भी रुके हो, बस पर इंजन अचानक से ड्राइव लगाता है, बस चली, बस के पहिए चले, बस से बंधा हुआ उसका फ्रेम चला, सीट चली, हमारी बॉडी का लोअर पार्ट चला जो उसके टच में है, जो अपर पार्ट है उस तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, उस तक ड्राइविंग फोर्स नहीं पहुंचा, तो वो जैसा है वैसा रहेगा और लोअर पार्ट धीरे से आगे बढ़ जाएगा, तो जर्क महसूस होगा पीछे की तरफ।
राइट। इसी तरीके से एग्जाम्पल को रिवर्ट करके भी हम लोग पढ़ सकते हैं। रिवर्स करके कैसे पढ़ सकते हैं बेटा, वो समझो जरा ध्यान से। सपोज करो बच्चों, मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास एक कोई व्हीकल है, ये हमारा प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर ये मान लीजिए कोई मूविंग व्हीकल, राइट, कोई मूविंग व्हीकल, और थोड़ा सा आप बना दे, ये प्लेटफॉर्म पर बच्चों कोई मूविंग व्हीकल, और इस मूविंग व्हीकल पर सपोज करो बच्चों कोई पर्सन ऐसा। अभी व्हीकल पहले से मूविंग था, तो ये पर्सन भी इसी के साथ मूविंग कंडीशन पर था, यानी दोनों के पास मोशन का इनर्शिया था। अब अचानक से व्हीकल पर ब्रेक लगा मतलब टायर रुके तो फ्रेम रुका, तो पर्सन की बॉडी का लोअर पार्ट रुक गया, लेकिन जहां तक फोर्स पहुंचेगा वहां तक इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो ब्रेक टायर्स पर लगा, टायर रुके तो फ्रेम रुका, चूंकि सब आपस में कनेक्टेड है, फ्रेम रुका तो फ्रेम के टच में बॉडी का लोअर पार्ट है ये भी रुक जाएगा, लेकिन अपर पार्ट अभी भी उसी डायनेमिक स्टेट पे रहेगा। तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगते ही हम अचानक से ऐसे आगे झुक जाएंगे, तो अपर पार्ट स्टिल कंटिन्यूड मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, ऊपरी पार्ट में अभी भी मोशनल इनर्शिया रहा, और नीचे वाले पार्ट जहां तक फोर्स पहुंचा वो सब फोर्स के इफेक्ट में आ गए, सब रुक गए। बस समझ गया ना। तो हर वो एग्जांपल जहां बेटा स्टेट चेंज आप देख पा रहे हैं, वो सभी के सभी एग्जांपल इनर्शिया से कनेक्टेड है। तो मैं इस बात को लिख दूं, पहचानने का सरल तरीका, जहां कहीं भी बॉडी के स्टेट चेंज की बात है, जहां कहीं भी बॉडी के स्टेट चेंज की बात है, जहां कहीं भी किसी एग्जांपल में डिटैच अटैच की बात है, बहुत एग्जांपल इत्मीनान समझना, डिटैच की बात है, तो वो सारे बच्चों एग्जांपल आपके, वो सारे एग्जांपल्स बच्चों आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ के। फॉर एग्जांपल किसी कारपेट को बीट करते वक्त उससे डस्ट पार्टिकल्स का सेपरेट होना, आप बीट कर रहे हो कारपेट को, तो कारपेट के जो थ्रेड्स हैं वो मोशन में आ गए, लेकिन जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अभी भी रेस्ट में है, और दो अलग अलग स्टेट से एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकती। मोशन वाले धागे से जब रेस्ट वाले पार्टिकल अलग हो जाएंगे तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से वो नीचे आ जाएंगे, राइट। अब दूसरा देखो बेटा, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ किसके बारे में था, देखिए फिर सुनिए, न्यूटन साहब के 3 प्रपोजल्स। पहला लॉ इनर्शिया के बारे में, जो बॉडी की स्टेट चेंज अटैच डिटैच के बारे में बताएगा। दूसरा लॉ था dp अपॉन dt इज इक्वल टू f। dp अपॉन dt का मतलब बच्चों था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स, राइट। और इसे ही आप लोग लिख सकते हो। अच्छा, इसको हमने आगे इंपॉर्टेंट भी मेंशन किया है, उसकी वजह यह है कि कभी कभी पूछा जाता है कि न्यूटन साहब के तीनों नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है, यानी वो लॉ बताइए जिसकी मदद से बाकी दोनों सोचे जा सकते हैं। तो दैट इज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड लॉ में मोमेंटम का टाइम के साथ चेंज बराबर फोर्स आता है। अब फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स की जानकारी पहले नियम में दी गई थी, और मोमेंटम चेंज जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक्शन रिएक्शन बन जाएगा, वो न्यूटन साहब के थर्ड लॉ में बताया गया था। तो इसीलिए न्यूटन साहब का सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को पढ़ते हैं जो फोर्स के बराबर होता है। और न्यूटन साहब का थर्ड लॉ बेटा, न्यूटन साहब का जो थर्ड लॉ है वो लॉ हमें एक्शन रिएक्शन के बारे में बताता है। वो ये बताता है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन होता है, राइट। तो सारी बातें अगर समराइज करूं और मैं आपसे कुछ चंद बातें पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि कौन सा लॉ कहां से करस्पॉन्ड कर रहा है, कौन सा नियम कहां से कोरिलेटेड है, तो हेल्प करना बेटा। मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर कोई पर्सन किसी बस में ट्रेवल करते हुए अचानक से बस में ब्रेक लगे और पर्सन को सडनली झटका महसूस हो, पर्सन को सडनली जर्क महसूस हो, तो ये शायद न्यूटन साहब के पहले नियम का एग्जांपल है। सिमिलरली अगर हम पेड़ पर लगे फल को पत्थर मारकर गिराना चाहें, इफ यू वांट टू डिटैच द फ्रूट्स फ्रॉम क्या टहनी को क्या बोलेंगे, फ्रॉम ब्रांच ऑफ ट्रीज, है ना, कि ट्रीज की ब्रांच से हम अगर फ्रूट्स को सेपरेट करना चाहें तो ऐसी कंडीशन पर पत्थर मारते हैं, यानी हम किसी डंडी पत्थर का सहारा लेते हैं। तो हम जो भी डंडी पत्थर या एफर्ट लगाते हैं वो सब का सब फ्रूट्स पर लगाएंगे या टहनी पर लगाएंगे, ब्रांच पर लगाएंगे। तो ऐसी दोनों अवस्थाओं बेटा जो झटका लगेगा उस झटके से फल मोशन में आ जाएगा, फल स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो टहनियां हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहेंगी। दो अलग अलग स्टेट एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकती, दोनों डिटैच हो जाएंगे। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये स्टिल इन रेस्ट, ये स्टिल इन मोशन, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, राइट। ये भी न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है। और तो बच्चों हाँ, एक और बात, कभी कभी एक और अच्छा एग्जांपल आता है। अच्छा, एक बात और यहां से बता दें बच्चों आपको कि जो न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया के बारे में है, और इनर्शिया 3 तरीके का होता है। इनर्शिया 3 तरीके का होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी बच्चों रेस्ट की कंडीशन में है
तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक एक्सटर्नल ब्रेक ना लगे, ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। और अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, उसी कंटिन्यूअस मोशन को सस्टेन करेगी। तो ये सारे इनर्शिया के जो एग्जांपल हैं, स्टेट चेंज ऑफ बॉडी के एग्जांपल हैं, अटैच डिटैच के एग्जांपल हैं, वो सारे न्यूटन साहब के पहले नियम संबंधी हैं। जो मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के एग्जांपल हैं, वो सारे फोर्स को करस्पॉन्ड करते हैं, वो न्यूटन साहब के द्वितीय नियम संबंधी हैं। और जितने भी एक्शन रिएक्शन या मोमेंटम कंजर्वेशन के एग्जांपल हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लर्न इट, जितने भी पी कंजर्वेशन के एग्जांपल हैं, वो सारे न्यूटन साहब के तीसरे नियम से संबंधित है। आई थिंक इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, इतने में कोई समस्या? बिल्कुल ठीक बात बेटा। फोर्थ इज बेटा इनर्शिया ऑफ रोटेशन इज आल्सो काइंड ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बेटा। रोटेशन एक्चुअली एंगुलर मोशन है, तो इसे आप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी कह सकते हैं बेटा, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले कि हम क्वेश्चन संख्या 6 समझें, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। सपोज करो बच्चों हमारे पास एक मास है m, ये किसी प्लेटफॉर्म पर है। बहुत ध्यान समझना, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से कलेक्ट करते चल रहे हैं। सपोज करो बच्चों हम दरअसल मोमेंटम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सपोज करो बच्चों हमारे पास कोई मास m है और इस मास को हमने एक वेलोसिटी ऑफर कर दी, मास को हमने वेलोसिटी ऑफर कर दी। तो वेलोसिटी और मास का जो कंबाइंड स्टडी होता है उसे हम लोग मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड एज p, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर है इसलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर है, राइट। किसी बॉडी पर जब आप इफर्ट करते हो, जब किसी बॉडी पर आप धक्का लगाते हो, किसी बॉडी पर आप फोर्स ऑपरेट करते हो, तो इस वक्त आपका उद्देश्य, फोर्स ऑपरेट करते वक्त आपका उद्देश्य होता है बॉडी की करंट स्टेट पर चेंज करना। ऐसा मैं नहीं, ऐसा न्यूटन साहब का पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि धक्का लगाया ही इसलिए है ताकि बॉडी की करंट स्टेट में चेंज आए, बॉडी के इनर्शिया में परिवर्तन आए। इतनी बातें क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए जरा, आपने जब फोर्स लगाया तो फोर्स लगा के नो डाउट आपने बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में धक्का लगा दिया, तो बॉडी की रफ्तार बढ़ना तय है भाई। ये सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट जिस तरफ चल रहा है, अगर आपका धक्का ऑब्जेक्ट के मोशन के सपोर्ट में लग गया तो रफ्तार बदल जाएगी। तो यही एम मास की बॉडी बच्चों किसी रफ्तार v डैश से चलने लगी। अब बहुत ध्यान से नोटिस करो, अगर मोमेंटम कंबाइंड स्टडी है मास और वेलोसिटी का, तो पहले बॉडी का mv अलग था, अब बॉडी का mv डैश अलग है। यानी पहले बॉडी का मोमेंटम अगर मान ले p इनिशियल था, दैट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई v, तो अब बॉडी का जो मोमेंटम है दैट इज m मल्टीप्लाई बाई v डैश, दैट इज m मल्टीप्लाई बाई v डैश। तो मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी बराबर मोमेंटम इनिशियल ये रहा, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी बराबर मोमेंटम फाइनल ये रहा। मोमेंटम में परिवर्तन क्यों हुआ? असल में मोमेंटम में परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि जो फोर्स है उसने वेलोसिटी बदल दी, वेलोसिटी बदली तो मोमेंटम बदल गया। अब बहुत ध्यान समझना, अब बहुत ध्यान समझना बेटा। एक बात बता दो, एक बात क्लियर बता दो कि जब आपने धक्का लगाया तो धक्का लगाने से बदला क्या? वेलोसिटी बदली। वेलोसिटी बदलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सेलरेशन। और आपको याद होगा कि ये स्टेटमेंट हम पहले ही समझ चुके हैं, F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई, इसमें कोई नई बात नहीं कि किसी वैसी बॉडी पर जो धक्का लगाए, फोर्स लगाए, उसका पर्पस है एक्सेलरेशन क्रिएट करना। एक बात और बता दो, अच्छा बताओ वेलोसिटी बदल गई तो क्या मोमेंटम बदल गया? और मोमेंटम बदल गया तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम। और कोई भी फिजिकल फिनोमेना होने में टाइम लगता है, तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, देखते जरा क्या आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब p फाइनल, चेंज इन मोमेंटम का मतलब बच्चों v इनिशियल, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल का मतलब t हो गया, इज इक्वल टू p फाइनल कितना है बेटा? m मल्टीप्लाई बाई v डैश माइनस p इनिशियल हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाई v अपॉन टाइम की जगह बेटा मान लो t इंटरवल ऑफ टाइम लगा इस प्रोसेस में, m को सेपरेट कर लो, डब्बे के अंदर बचेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गोस टू एक्सेलरेशन, तो बन जाएगा m मल्टीप्लाई बाई a एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट फोर्स। तो मैं अब पहले स्टेटमेंट को आखिरी से मिलाऊं तो मेरे सारे सवालों के जवाब क्लियर हो गए कि बॉडी, अब बेटा कुछ देर बोर्ड का सहारा नहीं लूंगा, कुछ देर बोर्ड का सहारा लूंगा, ओरल डिस्कशन करो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल धक्का, इस बात को ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर दें, किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल धक्का बॉडी की इनर्शिया के साथ खिलवाड़ करेगा। इनर्शिया का कनेक्शन किससे है? सारे सवालों को जवाब देता हूं। इनर्शिया का कनेक्शन बॉडी के मास से, मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा। इनर्शिया का कनेक्शन बॉडी की स्टेट से, कितनी स्टेट्स हो सकती हैं? 3 स्टेट,
इनर्शिया होगा स्टेट ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया मोशन का, इनर्शिया डायरेक्शन का। फोर्स किस इनर्शिया को चेंज करेगा? सबको चेंज कर देगा। फोर्स जैसे लगेगा, धक्का जैसे लगेगा तो बॉडी को कोशिश करेगा, रुकी है तो चला देगा, चल रही है तो रोक देगा, धीमी स्पीड है तेज कर देगा, तेज है धीमी कर देगा, नहीं कुछ करेगा डायरेक्शन चेंज करेगा। और बताओ जरा सा, फिर इसके बाद जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो फोर्स का उद्देश्य बॉडी के मोमेंटम पर चेंज करना होता है। मोमेंटम का मतलब होता है किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी का कंबाइंड स्टडी। तो आप फोर्स लगाकर बॉडी की स्पीड में परिवर्तन करते हो, जिसे आप एक्सेलरेशन कहते हो। तो F बराबर ma वाली बात भी सही है। और फोर्स लगाकर बॉडी की वेलोसिटी चेंज करते हो, मतलब बॉडी का मोमेंटम चेंज करते हो। तो मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज पॉसिबल ड्यू टू फोर्स, ये भी बात सही है। और न्यूटन साहब ने दूसरे नियम में दोनों बातें कही। उन्होंने कहा चाहे F बराबर dp अपॉन dt लिख लो और चाहे F बराबर ma लिख लो, एक ही बातचीत है, राइट। सो न्यूटन साहब का सेकंड नियम करस्पॉन्ड करता है इस बात को कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज पॉसिबल ड्यू टू फोर्स। किसी बॉडी के मोमेंटम में टाइम के साथ चेंज करना ये धक्के की वजह से पॉसिबल है, फोर्स की वजह से पॉसिबल है, राइट। आगे बढ़ जाओ बेटा, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब इस बात को देखो एक डेमोन्स्ट्रेशन के फॉर्म में दिखाया भी गया है। इस बात को हमने डेमोन्स्ट्रेशन के फॉर्म में दिखाया भी है। ध्यान से देखिए जरा कि कोई एक बॉल किसी सरफेस पर जाकर स्ट्राइक कर गई, कोई एक बॉल किसी सरफेस पर स्ट्राइक की। ध्यान से देखिए ये बॉल, इस बात को हम साफ साफ दिखा सकते हैं कि ये एक सरफेस है, ये कोई सरफेस, कोई प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म पर एक बॉल है जो कि आकर गिरी। बॉल का मास m है और बॉल की आते वक्त वेलोसिटी v है। तो मास और वेलोसिटी का जो कंबाइंड फॉर्म बन जाएगा बच्चों, मोमेंटम बन जाएगा। बॉडी m मास की v वेलोसिटी के साथ आई या एक बॉडी p मोमेंटम के साथ आई और इस प्लेटफॉर्म पर टकराई। टकराते वक्त ये जरूरी था कि बॉडी किस एंगल पर आई है। तो एंगल आपने हमने एक रेफरेंस लाइन खींची जिसको आप नॉर्मल भी कह सकते हो, और नॉर्मल से बॉडी का आते वक्त बनने वाला एंगल थीटा था। तो बॉडी की इंसिडेंट डायरेक्शन के हिसाब से ये बॉडी का आते वक्त मोमेंटम था। मान लीजिए मोमेंटम बेटा p था, जहां p का मतलब mv से है, और ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। बहुत ध्यान से, नॉर्मल के साथ बॉडी थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुई। बॉडी पर जो मोमेंटम था, चूंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को हमने आगे भी दिखा दिया। अच्छा, फिजिक्स कहती है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी टेढ़ी हो उसके कर लो कंपोनेंट। तो मोमेंटम की स्टडी को आसान बनाने के लिए आते वक्त बॉडी के मोमेंटम की स्टडी को आसान बनाने के लिए इसके दो टुकड़े कर लिए। p का एक कंपोनेंट बचा इधर आ जाएगा, दैट विल बी p का cos थीटा, और p का दूसरा कंपोनेंट बचा इधर आ जाएगा, दैट इज p का sin थीटा। p का sin थीटा, राइट। ये हो गया आते वक्त। अब जरा सुनो, बॉडी आई, टप्पा खाई, इस सरफेस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्शन रिएक्शन हुआ, बॉडी वापस चली गई। ऐसे ये बॉडी वापस जा रही, बॉडी का मास जाते वक्त m है, वेलोसिटी v है, मतलब बॉडी के मास और वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी बॉडी का जाते वक्त मोमेंटम p है। और एक और अच्छी बात है, नॉर्मल के साथ आते वक्त एंगल इसका थीटा था, नॉर्मल के साथ जाते वक्त भी इसका एंगल थीटा है। फिर वही कहानी आ गई, कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर टेढ़ी दिखाई दे उसके कंपोनेंट कर लो, कंपोनेंट करोगे तो p का ऊपर कंपोनेंट हो जाएगा p का cos थीटा, और p का इस थीटा के परपेंडिकुलर इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा p का sin थीटा। अब मुझे सोच समझ के बताओ बेटा, सोच समझ के बताओ, अगर इस इंटरेक्शन ऑफ प्रोसेस में, यहां पे लिखा हुआ था शायद, यहां क्या लिखा हुआ था, ये लिखा था इन कांटेक्ट फॉर द टी टाइम। अगर ये प्रोसेस टी टाइम तक कांटेक्ट में रहा, यानी ये टी टाइम इंटरवल में घटना हो गई, आई टप्पा खाई चली गई, अगर ये प्रोसेस टी टाइम तक रहा तो लिख सकते हैं फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद इन इंटरवल ऑफ टाइम विद इन टाइम। तो मुझे केवल इतना बता दो, बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, चेक करो। बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ बेटा? बॉडी के मोमेंटम, सर हैज क्रैक्ड नीट, नहीं बच्चों, नीट मेरा सेक्टर नहीं है, आई एम एन इंजीनियर, मैं बीटेक हूं टेक्सटाइल ब्रांच से, फ्रॉम गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, यूपी स्टेट का 7th कॉलेज है, लगभग 10 to 14 बैच में, है ना। चलो, तो बच्चों फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। डाइन, तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसको ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा था, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। अब इस बात को नोटिस करो, आते वक्त मोमेंटम के दो टुकड़े p sin थीटा p cos थीटा, जाते वक्त मोमेंटम के दो टुकड़े p sin थीटा p cos थीटा। कौन सा टुकड़ा चेंज हो गया है? आपने कहा सर sin थीटा तो सेम है, इसमें तो परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ है p cos थीटा में। पूछो कैसे?
आते वक्त पी कॉस थीटा था डाउनवर्ड माइनस जे कैप की डायरेक्शन में, और जाते वक्त है प्लस जे कैप की डायरेक्शन में। तो बच्चों यही कंपोनेंट चेंज हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं जाते वक्त, भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो सेम है वो वैसे भी डिफरेंस लेने में, भाई चेंज का मतलब बच्चों पी फाइनल माइनस पी इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। सो फोर्स इज इक्वल टू पी फाइनल, पी फाइनल में ये दोनों रहेंगे और पी इनिशियल में ये दोनों रहेंगे, क्योंकि ये कॉमन रहेगा इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, जाने वाले में बचेगा पी कॉस थीटा अपवर्ड यानी जे कैप माइनस आते वक्त क्या था पी साइन पी कॉस थीटा आते वक्त डाउनवर्ड था माइनस जे कैप अपॉन टाइम इंटरवल कितना लगा टी, दैट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो पी कॉस थीटा विल बिकम 2p cos थीटा डायरेक्शन जे कैप अपॉन टाइम इंटरवल टी। ये बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है, ये फोर्स प्लेटफॉर्म ने लगाया बेटा 2p sin थीटा, बिल्कुल सही बात है। नवीन चंद्र जैन क्या पूछ रहे हैं, सर एनएलएम का वेटेज कितना होता है नीट में? एनएलएम का बेटा, एनएलएम का वेटेज पूरी मैकेनिक्स में, गलती से रिड्यूस सिलेबस के बारे में सोचना कि लॉ सर ये तो हटा दिए गए, बिल्कुल गलती। एनएलएम नहीं आता तो ट्रस्ट मी मैकेनिक्स कतई नहीं सीख सकते। इफ यू डोंट नो फोर्स, इफ यू डोंट नो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफ यू डोंट नो इनर्शिया, अगर आपको एक्सेलरेशन अप्लाई करना नहीं आता, मोमेंटम अप्लाई नहीं करना आता, तो आप ना ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीख पाओगे, ना ही रोटेशन सीख पाओगे, ना ही इलेक्ट्रोस, जहां जहां मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट है कुछ नहीं सीख पाओगे। तो वेटेज बेटा बिल्कुल मत तोलो, ये बेसिक चैप्टर है, इसका वेटेज उतना ही है जितना कह सकते हो हर उस टॉपिक का है जिसमें एनएलएम का इस्तेमाल है। डन। तो बेटा आगे बढ़ जाऊं मैं, अब देखो जरा, अब बेटा ये बेटा अब तक की बातें थोड़ी सी सॉफ्ट थी, अब थोड़ी और अच्छी बात है, कनेक्टेड रहिए फटाफट, ध्यान से देखिए जरा। देखिए बेटा, तो बेटा पिछला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और फिर से चीजें रिकॉल कर लेंगे, बहुत ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आर्टिकल संख्या 7 देखिए क्या है। 7th वाला आर्टिकल किसके लिए है? ये है मोमेंटम और टाइम के रिलेशनशिप के लिए है। ध्यान से देखिए, हमने किसी बॉडी के मोमेंटम को, पहले बात समझो, हम लोग क्या करने जा रहे हैं 7th नंबर आर्टिकल में, हम लोग बॉडी के मोमेंटम वर्सेस टाइम का स्टडी करने जा रहे हैं। मोमेंटम वर्सेस टाइम, तो हमने एक एक्सेस सेलेक्ट कर लिया है टाइम के लिए और दूसरा एक्सेस सेलेक्ट कर लिया है मोमेंटम के लिए, राइट। और दोनों के बीच जो रिलेशनशिप आ रहा, सपोज करो लीनियर है। किसी भी ग्राफ में दो ही बातें काम की होती हैं, एक तो ग्राफ का स्लोप और दूसरा ग्राफ का एरिया। फिलहाल ग्राफ के स्लोप पर फोकस करो, तो स्लोप का मतलब थीटा, थीटा का मतलब बच्चों टेन थीटा, टेन थीटा जिसे आप स्लोप भी लिखा करते हो, तो टेन थीटा या स्लोप दैट इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt। और डीपी अपॉन dt क्यों लिख दिया है, बहुत ध्यान सुनना। P वर्सेस T ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन था, ग्राफ में दो बातें काम की, स्लोप और एरिया, राइट। स्लोप का मतलब थीटा या टेन थीटा से, स्लोप का मतलब थीटा या टेन थीटा से, और स्लोप का मतलब होता है डी ऑफ वाई एक्सिस। शुरुआत से बोल रहा हूं बेटा, अब ये मत पूछना सर स्ट्रेट लाइन कितने वेटेज की है। असल में वेटेज बेटा वो डिसाइड करता है जिस चैप्टर का आगे कंटिन्यूअस यूज होता चले। तो स्लोप वहां सीखा था, यहां काम आ रहा है। स्लोप इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्सिस क्वांटिटी अपॉन डी ऑफ एक्स एक्सिस क्वांटिटी। और मुझे उम्मीद है बेटा आप इसे पहचानते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज पॉसिबल ड्यू टू फोर्स या इज इक्वल टू फोर्स। ये लीजिए, ये न्यूटन साहब का सेकंड लॉ आ गया। तो पता है आपको, किसी भी पीटी ग्राफ का स्लोप, किसी भी पीटी ग्राफ का स्लोप बॉडी पर अप्लाई होने वाले फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने पी वर्सेस टी के दो ग्राफ, पी वर्सेस टी के दो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एक ए वाला एक बी वाला, राइट। सीखते चलो, ए वाला एक बी वाला। और देखो ए वाला बी वाला। अब बताओ किस बॉडी पर ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो आप सुनो, आप स्लोप कंपेयर कर लो, आपको फोर्स पता चल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पीटी ग्राफ का स्लोप देगा इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्स। तो पीटी ग्राफ में ए वाले का स्लोप θ1 और बी वाले का स्लोप θ2। चूंकि फोटो बता रही है कि बी वाले का स्लोप θ2 बड़ा है ए वाले के स्लोप θ1 से, तो θ2 बड़ा है तो tan θ2 भी बड़ा होगा tan θ1 से। और tan θ2 बताता है स्लोप को, तो ये स्लोप ऑफ 2 नंबर बड़ा है स्लोप ऑफ 1 नंबर से। और स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ्स गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्स, तो फोर्स ऑन नो 2 नंबर बड़ा है फोर्स ऑन 1 नंबर। 2 नंबर पर लगने वाला फोर्स 1 नंबर से बड़ा है। डायरेक्ट थीटा देख के जगह पता करते हो। तो जिस पीटी ग्राफ का स्लोप ज्यादा उस पर लगने वाला फोर्स भी ज्यादा, राइट। एक और बात सीखो जरा बेटा कि ध्यान से देखो, तो बी वाले में कम इंटरवल टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज हुआ है
और ए वाले में ज्यादा इंटरवल ऑफ टाइम में कम मोमेंटम चेंज हुआ है। तो जिसमें कम इंटरवल में ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, इसका मतलब वो फोर्स हैवी इफर्ट का था, राइट। इसे समझने की बात है, कोई डाउट तो नहीं। मोस्ट ऑफ यू आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, बहुत बढ़िया बेटा। एफ फोर्स इज बिकॉज ऑफ tan ऑफ थीटा, राइट, बिल्कुल सही बात बेटा। केयूर, वायन गोस्वामी, स्नेहा, मनीष, हेमंत, पवन, रूपम, ऑल ऑफ यू आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। चलो, इंपल्स होगा चेंज इन मोमेंटम ओनली। हम सीखा था, आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू बेटा F मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम से है, इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी का मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाई इंटरवल ऑफ टाइम से है। सो डेल्टा पी इज एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम, F मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी इज नोन एज इम्पल्स फैक्टर। और इम्पल्स फैक्टर ये बताता है कि किसी बॉडी पर लगे झटके की वजह से बॉडी में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। अब मेरी बात सुनना बेटा, किसी फिक्स चेंज इन मोमेंटम के लिए F और T का प्रोडक्ट काम का होता है। अर्थात किसी बस को अगर रोकना है, किसी हैवी मास की मूविंग व्हीकल को रोकना है, यानी अल्टीमेटली उसका मोमेंटम जीरो करना है, तो इस बात का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं ले सकता हूं कि अगर बॉडी का मोमेंटम चेंज बड़ा है तो उस बड़े, सपोज करो बॉडी का मोमेंटम चेंज 100 है या 1000 है, तो 1000 का मोमेंटम चेंज करने के लिए, मतलब सपोज करो 1000 kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम के साथ बॉडी चल रही और बॉडी पर ब्रेक लगा, अचानक बॉडी रुक गई तो मोमेंटम खत्म, मोमेंटम जीरो। तो बॉडी का मोमेंटम था 1000 और 1000 से हो गया जीरो, मतलब बॉडी में 1000 का चेंज आया, 1000 से ड्रॉप करके जीरो पहुंचा, राइट। तो बॉडी में मोमेंटम चेंज 1000 का हुआ। अब 1000 का चेंज करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल? तो आपने कहा दो लोग, कौन कौन? एक फोर्स, दूसरा इंटरवल ऑफ टाइम। अब अगर फोर्स 1000 न्यूटन का लगा दो तो ये चेंज 1 सेकंड में हो जाए। अगर फोर्स 200 का लगाओगे तो इस टाइम ये चेंज 5 सेकंड में होगा। फोर्स 100 का लगाओगे ये चेंज 10 सेकंड में होगा। मीनिंग समझ रहे हो बेटा? दरअसल आपका जो जर्क है, झटका है, इंपल्स है, वो चेंज इन मोमेंटम के रिस्पॉन्सिबल है। तो मोमेंटम चेंज 1000 करने के लिए फोर्स बड़ा लगाओगे, टाइम कम लगेगा। आपने एक झटके में रोक दिया, फोर्स घटाते जाओ, फोर्स छोटा लगाओ, 200 तो आप काफी देर तक खिसकते हुए चले जाओगे, फिर कई बॉडी मोमेंटम चेंज आएगा। 100 का लगाओ और रद्दी फोर्स लगा दो, टाइम और ज्यादा। जितना कम फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा बॉडी का मोमेंटम चेंज करने में। यानी किसी बॉडी, एक लाइन में कहूं तो किसी बॉडी के फिक्स मोमेंटम चेंज के लिए फोर्स और टाइम दोनों की इंपॉर्टेंस है। फोर्स ज्यादा लगाओगे टाइम कम लगेगा, फोर्स कम लगाओगे टाइम ज्यादा लगेगा, काफी देर बाद बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, राइट। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है बेटा। हाँ, फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, राइट। चलो, वाई गोस्वामी, पीसीएमबीयू, ठीक है बेटा। चले बेटा आगे बढ़ जाएं। आप जरा देखो, आई थिंक आई शुड प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट बेटा, अब देखो जरा सा, अब यहां सीखना ये है, कि इंपल्स का मतलब बेटा फोर्स मल्टीप्लाई बाय इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। हमने एक ग्राफ ले लिया और ये ग्राफ बेटा किसके किसके बारे में? ध्यान से देखो, ये ग्राफ है टाइम और फोर्स के बारे में। टाइम और फोर्स के बारे में ध्यान से देखो। टाइम इंटरवल मेंशन किया, फोर्स जो भी मेंशन न्यूटन में, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन। टाइम इंटरवल 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड। आओ ग्राफिकल स्टडी करते हैं। पहले 2 सेकंड तक फोर्स लीनियरली बढ़ा और बढ़ करके 4 न्यूटन पहुंच गया, और फिर अगले 4, 6, 8 सेकंड तक फोर्स कांस्टेंट काम करता रहा। हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ फोर्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, 2 kg मास की बॉडी पर, जो कि इनिशियली कैसी है? रेस्ट पर। रेस्ट का मतलब इनिशियली रेस्ट मतलब u बराबर 0 पर है। एक्ट एज गिवन इन द ग्राफ। कह रहा किसी 2 किलो की बॉडी जो कि शुरुआत में रेस्ट पर है, उस पर लगने वाला धक्का, उस पर लगने वाला फोर्स टाइम के साथ साथ ऐसे वेरी कर रहा है, जो कि ग्राफ में दिखाया गया। कह रहा फाइंड फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी। कह रहा बॉडी का फाइनल मोमेंटम बताओ। जब भी कभी आप एफ टी की बात देखोगे और मोमेंटम वेलोसिटी पूछेगा तो हम तो भाई सीधी बात करेंगे, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, कुछ काम की बात मिलेगी। दिस इंप्लाइज ये बताएगा कि डेल्टा पी बराबर एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ एफ टी। अब सुनो बेटा, अगर एफ कांस्टेंट हो तो एफ टी ले लो, और अगर एफ ग्राफिकली, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, अगर एफ कांस्टेंट है तो फोर्स ले लो, मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल मल्टीप्लाई कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा।
ये तो डेटा दिया हो तब ऐसा सवाल होगा। मान लो ग्राफ दिया है तो ग्राफ में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एफटी का प्रोडक्ट लेने के लिए आपको एफटी ग्राफ का एरिया लेना पड़ेगा। मेरी बात सुनना, जब कभी किसी बॉडी के रेशियो की आवश्यकता हो, दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो चाहिए, तो आप स्लोप के बारे में सोचो। जैसे याद करो पीटी ग्राफ था तो डीपी अपॉन डीटी काम का था, स्लोप लिया था। और जब कभी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंस का हो तो एरिया के बारे में सोचो। तो यहां तो एफ और टी प्रोडक्ट में लाने तो मोमेंटम चेंज सोच पाओगे, मोमेंटम चेंज सोच लोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी फाइनल वाली, फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा, राइट। तो हम जा रहे हैं इस बात को लिखने कि एरिया ऑफ एफटी ग्राफ का जो एरिया है वो एफ इंटू टी जैसा होगा, एफ इंटू टी जैसा होगा, विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम, राइट। पीटी ग्राफ का स्लोप फोर्स देता है, पीटी ग्राफ डीपी अपॉन डीटी फोर्स देता है, एफटी ग्राफ का एरिया एफटी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, एफटी मल्टीप्लाई में आएंगे, मोमेंटम चेंज बनाएंगे। और चेंज इन मोमेंटम का बड़ा सिंपल सा मतलब बेटा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल दैट इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, और एफ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी की जगह आप लिख सकते हो एरिया, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, राइट। चलो तो फाइनल मोमेंटम, अब देखो बेटा फाइनल मोमेंटम पता करना है, पता ही नहीं हमको, फाइनल मोमेंटम नहीं पता, फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करना है। माइनस इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम इज कंबाइंड स्टडी ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इनिशियली मास कितना था 2 किलो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो 2 इंटू 0 0 बराबर एरिया ऑफ एफटी ग्राफ। एफटी ग्राफ का एरिया देखो, ये एरिया क्या ट्रेपीजियम लग रहा है, ट्रेपीजियम। अरे बच्चों चाहो तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व करें ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का एरिया होता है बेटा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड में ध्यान देखो, एक साइड कितनी है 0 से 8 और दूसरी है 2 से 8 यानी 6, तो 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 14, और मल्टीप्लाई बाय इन बिटवीन गैप। इन बिटवीन गैप किस लेवल के बराबर है 4 के बराबर, सो मल्टीप्लाई बाय 4, 2 से काटो 2 बार, 14 टू 28, 14 दूनी 28, तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 28। मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो मास के लिए केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, देख लीजिए, राइट। अब मेरी बात सुनो, ये तो फाइनल मोमेंटम आ गया, आधा आंसर आपका मिल गया। अब मान लो तुमसे पूछता है कि फाइनल वेलोसिटी कैसी, अरे भैया कौन सी बड़ी बात है, मोमेंटम इज कंबाइंड स्टडी ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम बराबर मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी, so final momentum is given as 28, mass of body is still constant 2 kilo, multiply by final velocity don't know, 2 से कट करो बेटा 14, so final velocity is equal to 14 मीटर पर सेकेंड, राइट 14 मीटर पर सेकेंड। पवन बिल्कुल सही बात, सौरभ अग्रहिरी 14 मीटर पर सेकेंड, भरत कुमार 14, रवि प्रकाश 28 इज चेंज इन मोमेंटम, राइट बेटा 28 केजी मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही बात है। क्लियर हो गया ना बेटा, लवली 14, शाबाश, कीप इट अप, लेट्स प्रोसीड फर्दर, इज इट डन, आई थिंक इट्स डन। अब जरा देखो, अच्छा एक बात और समझो बेटा, बहुत शुरुआत में मुझे क्लियर हो गया था कि जो बॉडी रेस्ट पर है उस पर, अब देखो कितनी बातें स्पष्ट हैं, ग्राफ बोलता है, न्यूमेरिकल बोलता है। प्लीज अगर आप वाकई किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसकी चीजों को, उसके कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करके ना पढ़े कि सर न्यूमेरिकल करवाइए, सर थ्योरी करवाइए। आप खुद लॉजिकली इस बात को समझो, एक्चुअली सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। अगर आप मोमेंटम जानते हो तो इसका मतलब आपके मस्तिष्क में क्लियर होना चाहिए कि जब न्यूमेरिकल अप्रोच होगी तो मैं एमवी से डील करूंगा, और जब थ्योरेटिकल अप्रोच होगी तो मोमेंटम का मतलब मैं डील करूंगा बॉडी की मास और वेलोसिटी का कंबाइंड स्टडी। जब फोर्स की एप्लीकेशन वाली बातें होंगी तो F बराबर dp अपॉन dt इस्तेमाल करेंगे, F इंटू डेल्टा टी बराबर चेंज इन मोमेंटम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब फोर्स की थ्योरेटिकल बातें होंगी तो मैं याद करूंगा कि फोर्स का पर्पस बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट करना है, और एक्सेलरेशन का पर्पस बॉडी में डिफरेंट वैरायटी ऑफ चेंजेस डेवलप करना है, बॉडी के इनर्शिया को चेंज करना है, राइट। चलो आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन संख्या आर्टिकल संख्या 9 की तरफ। बेटा जितना रिटन फॉर्मेट है इससे मैक्सिमम कंटेंट कवर कर रहा हूं मैं, चैप्टर का कुछ भी पार्ट, कोई भी ग्राफ, कोई भी पार्ट छूटे ना, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एनसीईआरटी का सारा कंटेंट समराइज करके आर्टिकल की फॉर्म में लिख के दे दे बेटा। आगे बढ़ रहे बेटा, आगे बढ़ जाए, चलिए भाई नेक्स्ट। चलो आगे चलते बेटा, हाँ जी। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 9। यहां सारी बातें एक बार बोल देंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस
इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। संतुलन का मतलब हो सकता है जैसे इस वक्त अगर हम अपनी बात करें, हमें कोई 10 न्यूटन के फोर्स से राइट साइड खींचने लगे और 10 न्यूटन के फोर्स से लेफ्ट साइड खींचने लगे, तो मुझ पर एक्टिंग फोर्सेस दो हैं, पर नेट एक्टिंग फोर्स -10 + 10 = 0। तो किसी बॉडी पर खूब सारे एक्सटर्नल फोर्स लगे लेकिन सबका वेक्टर सम 0 आ जाए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बॉडी पर अगर लगने वाले समस्त बलों का, सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम है, इफ दिस ऑल कम्स टू 0, F net is equal to 0, total force is equal to 0, this resembles to equilibrium। इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो संतुलन का मतलब कुल मिलाकर कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है लेकिन कुल मिलाकर कोई फोर्स नहीं लग रहा। सो F net is equal to 0 इज कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, राइट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर बेटा मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूं, बहुत छोटी सी बात, आप इसको ओरली कर सकते हो। एक m मास है, उसे कोई एक 100 न्यूटन का फोर्स, बच्चों एक कोई 100 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री पर खींच रहा है, राइट, और इधर हमने कोई x फोर्स अप्लाई कर दिया, राइट। अब मैं आपसे केवल इतना पूछ लूं कि x फोर्स कितना होना चाहिए सो दैट बॉडी में सस्टेन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, कि बॉडी में कौन सा इक्विलिब्रियम बना रहा है बेटा, ये केवल एक चीजों को विजुअलाइज करने के लिए, बॉडी के हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए क्या आवश्यक है। तो आपने कहा सर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का मतलब एक फोर्स x पीछे लग रहा है, वेक्टर क्वांटिटी, प्लस 100 चूंकि टेढ़ा है यानी इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड चीजों के साथ डीलिंग नहीं होती फिजिक्स में, हम तो इसके कंपोनेंट कर लेंगे। तो 100 का 60 डिग्री पर कंपोनेंट आ जाएगा 100 का cos 60, नो डाउट एक और कंपोनेंट आएगा 100 का sin 60, लेकिन ये कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है और हमसे सवाल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में पूछा गया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे लग रहा है x, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे लग रहा है 100 cos 60, जहां 100 cos 60 का मतलब बेटा 1/2 है, तो 100 का 1/2 यानी 50 न्यूटन, तो आगे लग रहा है 50 न्यूटन, एंड दिस ऑल मस्ट बी 0। फिर सुनना, बॉडी पर एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे, आगे वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और पीछे वाला दोनों मिलाकर बॉडी के हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखेंगे। तो पीछे वाला फोर्स प्लस आगे वाला फोर्स इज इक्वल टू 0, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम बराबर 0 कर दिया, तो x इज इक्वल टू -50 न्यूटन आ जाएगा या 50 न्यूटन आ जाएगा, राइट। मेरी बात समझ गया ना, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। कोमल वर्मा कहां से 50 √3 आ जाएगा बेटा, गड़बड़ नहीं करो, हाँ बहुत धैर्य से, बहुत धैर्य से, हाँ बाकी सब सही जवाब दे रहे हैं। कोई बच्चा 100 cos 60 कह रहा है तो कोई 50 कह रहा, सही बात है, बात समझ गया ना। तो किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम का मतलब है कि किसी बॉडी पर जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम डिस्कस हो रहा है उस डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हो जाए, ठीक। आप देखो जरा बेटा कुछ बातें और में देखो, एक हमने जनरल आर्टिकल रख दिया है कि मान लो किसी बॉडी के मोमेंटम का एक्सप्रेशन दिया है, किसी बॉडी के मोमेंटम का एक्सप्रेशन दिया, मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या दिया, p बराबर 2t² - 3t और प्लस का 6। किसी बॉडी के मोमेंटम का टाइम के साथ एक्सप्रेशन दिया है, टाइम के साथ रिलेशन दिया है, राइट। p बराबर 2t² + -3t प्लस का 6। कह रहा द टाइम, कह रहा वो टाइम बताइए व्हेन बॉडी अचीव्स इक्विलिब्रियम, बट जब बॉडी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए या इक्विलिब्रियम अचीव कर ले, राइट। तो एक बात और समझो बेटा, सबसे पहली बात, अब कनेक्शन कहां से मिलेगा, इक्विलिब्रियम अचीव कर ले इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो जाए, हम तो यही जानते हैं, बाकी कुछ जानते हैं, F net इज इक्वल टू 0 हो जाए, और F net इज इक्वल टू 0 का मतलब है फोर्स तक पहुंचना है, और फोर्स तक पहुंचने के लिए मोमेंटम से कैसे पहुंचेगा फोर्स तक, आपके दिमाग में तुरंत आया फोर्स इज नथिंग बट इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स कुछ और नहीं है, फोर्स तो टाइम के साथ साथ मोमेंटम का चेंज है। सो दैट इज इक्वल टू आओ भाई p की वैल्यू रखो, p की जगह, तो यहां क्या हो जाएगा d/dt ऑफ p, बोलो कितना बेटा, तो p की जगह बच्चों आ जाएगा 2t² माइनस का 3t और प्लस का 6 एंड दिस गोज टू 0, राइट। सो फोर्स, अगर हमें इक्विलिब्रियम चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए बेटा, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स कितना 0, तो नेट फोर्स निकालेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे, तो नेट फोर्स बराबर dp/dt, dp/dt का मतलब इसका डिफरेंशिएशन 2 दूनी 4t माइनस का 3, 6 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नंबर 0 एंड दैट इज ऑल इक्वल टू 0। व्हाई, देखो dp/dt से फोर्स मिलेगा, dp/dt मतलब p फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन में 2t² का 4t, 3t का 3, 6 का 0 और सब मिलाकर के नेट फोर्स 0 कर दिया। फोर्स का एक्सप्रेशन dp/dt एंड डिफरेंशिएशन से जो मिला उसे उठाकर 0 के बराबर, राइट। तो बेटा यहां से कैलकुलेशन ये आ गई कि 4t - 3 इज इक्वल टू 0, दिस मींस t इज इक्वल टू 3 को उधर फेंक दो और 4 पर डिवीजन ले जाओ, 3/4 सेकंड ऐसा टाइम है जब बॉडी पर एक्ट करने वाले नेट फोर्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, राइट। बिल्कुल सही बात है बेटा।
कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ जाओ बेटा, आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट आर्टिकल संख्या 10, आर्टिकल संख्या 10 बहुत ध्यान से सीखो। आर्टिकल संख्या 10, चलिए इस सब बेसिक कंटेंट कवर करते हैं हम लोग, काफी आगे आ गए हैं, राइट। और देखिए जरा सा सवालों में जो वैरायटी रह जाती है बेटा उसे सवालों में कवर कर देंगे, अभी आपको आगे देखना है। डन, चलो अब आते हैं बेटा एफबीडी पे। एफबीडी मींस फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए बॉडी को क्या कर लो? सबसे पहले बॉडी को आइसोलेट करो। आइसोलेट का मतलब जिस सिस्टम से वो अटैच है उसको वहां से हटा करके सोचो, राइट। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एक्टिव फोर्सेस विच आर एक्सटर्नल, और बॉडी पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करो। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर किसी सीलिंग से बंधी रस्सी के लास्ट एंड पर बंधा बॉब। अब बॉब पर एक एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर ग्रेविटी काम कर रही है, उसके वेट के फॉर्म में। बॉब चूंकि थ्रेड से कनेक्टेड है, थ्रेड टाइट है, तो थ्रेड में टेंशन एक्टिव है। अब टेंशन किसी थ्रेड के लिए एक इंटरनल फोर्स की तरीके है, तो जो टेंशन इस वाले पॉइंट पर लगेगा अलोंग स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द मास, वही टेंशन इस वाले पॉइंट पर लगेगा अलोंग स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम सस्पेंशन पॉइंट। और टेंशन वैसे भी बाई डायरेक्शनल फोर्स है, बाई डायरेक्शनल है, तो थ्रेड में टेंशन एक्टिव है और बॉडी उस पर वेट एक्टिव है। तो अगर बॉडी का एफबीडी बनाना हो, इफ यू वांट टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पेंडुलम या स्फीयर, स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम। तो ध्यान देखो, सबसे पहले स्फीयर, स्फीयर का नीचे काम करने वाला वजन mg और स्फीयर पर एक्ट करने वाला टेंशन ऊपर। और सोचो अगर ये स्फीयर संतुलन में लटका हुआ है, इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है, तो आप एक बात लिख सकते हो, इस बॉडी पर काम करने वाले नेट एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0। और चूंकि फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं, इसलिए डिस्कशन ऑफ इक्विलिब्रियम वर्टिकल ही कर लेते हैं। तो ऊपर काम कर रहा है T और नीचे काम कर रहा है mg। T ऊपर की तरफ वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है, mg नीचे की तरफ डायरेक्शन पलट गई, साइन माइनस हो गया, नेट इज इक्वल टू 0, सो T इज इक्वल टू mg। यानी इस धागे में जो टाइटनेस है, जो तनाव है, जो टेंशन है, वो बॉडी के वजन के बराबर, लटक के बराबर। अर्थात यहाँ टेंशन की जिम्मेदारी है बॉडी के वजन को बैलेंस किए रहना, राइट। ये मैथमेटिकल बात है। और टेंशन का मतलब, टेंशन का इफेक्ट, टेंशन का रोल यहाँ पर बॉडी के वजन को बैलेंस किए रहना, ये प्रैक्टिकल बातचीत, राइट। तो किसी बॉडी का जब हम एफबीडी बनाएंगे तो बॉडी को आइसोलेट करेंगे, अलग कर लेंगे, और बॉडी पर एक्ट करने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेंशन ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, mg नीचे रिप्रेजेंट कर दिया। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। टेंशन T था, डायरेक्शन ऊपर थी, mg वेट mg था, डायरेक्शन नीचे थी। और चूंकि बॉडी के मान लो बॉडी के बारे में कह दिया गया कि बॉडी पर नेट फोर्स 0 है या बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हमने ऊपर फोर्स नीचे फोर्स दोनों का सम, वेक्टर सम, अलजेब्रिक सम निकाल के 0 कर दिया, राइट। आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाए। अब देखो और देखिए जरा बेटा, एक और डेमोन्स्ट्रेशन यहां बनाया हमने। और इस बात को ऐसे समझो कि मान लो कोई प्लेटफॉर्म है, राइट। इस प्लेटफॉर्म पर दो मास है जो एक दूसरे से एडजेसेंट है, चिपक कर रखे हुए हैं। एक मास m1 है, दूसरा मास बेटा m2 है, और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, आपने प्रयास किया, और आपका उद्देश्य बच्चों इस सिस्टम को चलाना है। आप इस प्लेटफॉर्म पर रखे मास को धक्का देकर ड्राइव देना चाहते हैं, तो आपने ड्राइव दी, धक्का दिया। अच्छा, धक्के का उद्देश्य क्या है? न्यूटन साहब के पहले नियम से चलो तो धक्का आया इसकी स्टेट चेंज करने, इसके इनर्शिया को चेंज करने। और इनर्शिया अगर चेंज हो गया दोस्त, मजा आ जाएगा, बॉडी अपनी स्टेट चेंज कर देगी, रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी। और अगर हल्का फुल्का पहले से रफ्तार है, तो अगर ये रफ्तार की डायरेक्शन में फोर्स लग गया तो इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ गया ना? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? अब देखिए जरा, अब देखिए और देखिए बेटा, चले आगे। तो एक्सटर्नल फोर्स का पर्पस इसके इनर्शिया चेंज करना। अब सुन ध्यान से, हम ये भी तो चाहते हैं कि हम बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन करें, सारे फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन करें। तो सारे फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन करने में नीचे की तरफ ध्यान से देखो कौन लग रहा है, m1g। क्यों? बॉडी का वेट। ऊपर की तरफ कौन लग रहा है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। अरे ऐसे समझो बेटा, ये रहा प्लेटफॉर्म, ये रहा m मास। जैसे बॉडी प्लेटफॉर्म पर रखी गई तो नीचे की तरफ कौन काम करेगा? बॉडी का वेट। कितना बॉडी का वेट? mg। तो mg जैसे वेट की वजह से इस बॉडी ने प्लेटफॉर्म को नीचे की तरफ प्रेस किया, और प्रेस करके नीचे की तरफ बॉडी ने किया है प्रेसिंग एक्शन।
तो इस बॉडी को मिला इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो अब जब इस एम बॉडी का एफबीडी दिखाओगे तो एम बॉडी के एफबीडी में आप दिखाओगे नीचे की तरफ mg बॉडी का वेट जिसे बैलेंस कौन कर रहा है, प्लेटफॉर्म द्वारा ऑफर की गई नॉर्मल रिएक्शन यानी n। तो हम इन जनरल प्लेटफॉर्म पर लगने वाला नॉर्मल नहीं दिखाते, हम दिखाते हैं बॉडी पर नीचे mg और ऊपर बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन, और इस तरीके से बॉडी वर्टिकली बैलेंस है। तो इसमें देखो दो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है बेटा, दो इक्विलिब्रियम, दो संतुलन पॉसिबल है। कैसे कैसे? एक नीचे की तरफ mg पॉसिबल है, दूसरा ऊपर की तरफ नॉर्मल पॉसिबल है। ठीक, तो वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम में है बॉडी, संतुलन में, चूंकि ना उछल रही है ना टेबल फाड़ के नीचे जा रही। लेकिन हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता। मान लो सिस्टम चलने लगे, मान लो सिस्टम सरकने लगा एक्सेलरेशन ए के साथ, अब तो आप कहोगे सर एक्सेलरेशन तो तभी आएगा जब नेट फोर्स बचेगा, और नेट फोर्स बच गया इसका मतलब इफेक्टिव है, ऐसे फोर्स इफेक्टिव है। तो फोर्स का पर्पस है इसे और इसे साथ साथ चलाना। अब इसका मतलब ये भी समझो बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा फोर्स m1 को भी चलाएगा m2 को भी चलाएगा। अब सुनो, हर बॉडी को चलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? अपने ड्राइविंग फोर्स की, और अपना ड्राइविंग फोर्स होता है F बराबर ma, और ड्राइविंग फोर्स मतलब F मतलब F बराबर ma। तो ये जो F है इसने m1 को लगाया धक्का, धक्के से इसने इसे किया प्रेस, यहां भी हुआ एक्शन रिएक्शन, और इस एक्शन रिएक्शन से ये चला, और क्योंकि ये चला इसलिए ये चला, इसका मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, टुगेदर चलेंगे, राइट। तो अगर इस फोटो से कुछ बातें पूछना चाहूं तो आपसे इतना पूछ सकता हूं कि F फोर्स यानी एक्सटर्नल जो एफर्ट है उसका पर्पस क्या है? तो एक्सटर्नल फोर्स का जो एफर्ट है बच्चों को m1 m2 को ड्राइव देना। अगर रेस्ट की कंडीशन पर है तो ये फोर्स हो सकता है इन्हें चलाने आया हो। अच्छा बताओ, किसी एक मास पर, मैं सिर्फ कर रहा हूं बेटा, किसी एक मास पर कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम का डिस्कशन पॉसिबल है? दो प्रकार का, एक वर्टिकल इक्विलिब्रियम जो कि नॉर्मल और mg मिलकर तय करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम जो फोर्स और बॉडी में आने वाला एक्सेलरेशन मिलकर तय करेगा, राइट। आई थिंक ये बातें छोटी छोटी सी हैं जो जहां जहां पॉइंट फंसता है वो डिस्कस कर दिया, आगे बढ़ जाता हूं बेटा। कोई डाउट तो नहीं बेटा? सर आई वांट टू क्रैक जी अश्विनी आपटे, बिल्कुल। जेई भी बेटा, एनटीए जेई का जो मेंस एग्जाम है वो एनटीए फ्रेम करती है, और एनटीए जिस लेवल के क्वेश्चन पेपर्स मतलब डिजाइन कर रही है इस वक्त, उसमें बेटा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट और हर टॉपिक का सुपरफिशियल भी बहुत आवश्यक है। जेई एडवांस के क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा और हाई होता है, लेकिन मेंस तक के क्वेश्चंस का लेवल आराम से आप इन लेक्चर्स की मदद से थोड़ी सी एडिशनल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप आराम से कवर कर सकते हो, राइट। क्योंकि जहां जहां मैथमेटिकल अप्रोच की बात है, जितनी मैथमेटिकल अप्रोच इंजीनियर, देखो फर्क क्या है, जो डॉक्टर होता है वो कहीं ना कहीं क्विक डिसीजन मेकिंग टाइप होता है। तो डॉक्टर्स यानी जो कह सकते हो मेडिकल स्ट्रीम्स के जो पेपर डिजाइन किए जाते हैं, वो पेपर ऐसे डिजाइन किए जाते हैं ताकि बच्चे पढ़े और उनके दिमाग में पढ़ी हुई चीज तुरंत स्ट्राइक कर जाए। मेरी बात समझ गया ना? क्योंकि उन्हें किसी ऑपरेशन, किसी सर्जरी, किसी पेशेंट को डील करते वक्त क्विक डिसीजन लेना होगा। अब पेशेंट आया तो उसके लिए वेट नहीं कर सकते कि भाई ऐसा करो, बैठो, देखते हैं क्या हो सकता है तुम्हारा, बात समझ गया ना? लेकिन इंजीनियर्स का जो माइंड होता है वो एनालिटिकल माइंड होता है, दे टेक टाइम। इंजीनियर किसी मशीन को डिजाइन करने में प्रॉपर टाइम लेता है, तो टाइम लेगा, सोचेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा, उसको अपनी पुरानी थीसिस से मिलाएगा, किसी कंसल्ट पर्सन से पूछेगा, फिर इसके बाद वो कोई मशीन डिजाइन करके नया इनोवेटिव फॉर्मेट आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो जो मैथमेटिकल स्ट्रीम यानी इंजीनियरिंग स्ट्रीम की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी एनालिटिकल होगी, है ना। और जो कह सकते हो कि बेटा आपकी मेडिकल स्ट्रीम की अप्रोच होगी वो बेटा आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। तो मेडिकल स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं वो चीजों को सुपरफिशियली ही देखते चले, ये पेपर का एनालिसिस है बेटा, ये यकीन मान लो। तो आप जो मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे होते हो पेपर को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ पेपर को केवल सुपरफिशियली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते चले। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, बट मोर देन नॉलेज सस्टेनेबिलिटी ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। नॉलेज रिटेन करना आवश्यक है कि जो पढ़ा वो मस्तिष्क में एज इट इज बना रहे, राइट। आगे बढ़ जाऊं बेटा। सर कलर चेंज कर दो प्लीज। बेटा ये सबसे अच्छा कंट्रास्ट, अच्छा चेंज करते हैं, अभी चेंज करते हैं। और कौन भाई? फ्रैक्शन जब आएगा तो दूसरा कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बेटा, हाँ चले बेटा, ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ बेटा। जब सर जो ऊपर टेंशन लग रहा उसको नहीं लेंगे, हाँ बेटा इसने यहां ऊपर वाले टेंशन को नहीं लेंगे। एफबीडी रिपीट कर दें एक बार फिर से, चलो सुनो ध्यान से, बदमाशी नहीं, सुनो सुनो बच्चा, सुनो बच्चे। असल में एफबीडी का मतलब जैसे मान लो आपको किसकी एफबीडी बनानी, आपको रस्सी की बनानी की मास की बनानी की सचिन, तो एफबीडी फ्री बॉडी, फ्री बॉडी, बॉडी को फ्री करके उसका डायग्राम बनाओ। तो एफबीडी अगर इसकी ड्रॉ करनी तो इसे फ्री कर लो, इसे फ्री कर लो, इसको यहां काट के निकाल लो, इसको यहां से कट करके ऐसे निकाल लो। अब नीचे इस पर एमजी दिखा दो और इसी बॉडी पर काम करने वाला टेंशन दिखा दो।
यार बॉडी ने किस पर क्या लगाया इससे मतलब नहीं है, बॉडी पर कौन क्या लगा रहा, बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो इन दोनों की बात करें, अब इन दोनों में सपोज करो बच्चों हम M1 का डिस्कशन करें, मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से, हम M1 की एफबीडी बनाने जा रहे हैं। तो M1 की एफबीडी के लिए हम पहले M1 लिखेंगे, M1 का फोटो बनाएंगे, प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अब M1 पर लगने वाले सारे फोर्स दिखाओ, तो M1 पर इधर से कौन लगा बेटा, F। पहले तो बॉडी को आइसोलेट करो ना, आइसोलेशन कर दिया, अच्छा क्वारंटाइन कर दिया, लीजिए M1 सॉरी F सॉरी M1 बॉडी F F नीचे कौन mg, बॉडी का वेट m1g, ऊपर कौन बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। अरे नीचे बॉडी का वेट, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, राइट। अच्छा बताओ, इधर से धक्का लगा, इसका कांटेक्ट था, कांटेक्ट की वजह से M1 ने M2 को प्रेस किया होगा। अब प्रेस करते ही किया होगा आगे वाले पर एक नॉर्मल एक्शन, और बदले में इसको मिला होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर इसे n डैश बोल दो तो इसको भी n डैश मिला होगा। यानी अगर M1 ने M2 को 10 न्यूटन का धक्का दिया तो M2 ने अपनी स्टेट ऑफ इनर्शिया को सर्वाइव कराने के लिए 10 न्यूटन का धक्का पीछे की तरफ दिया। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो अब M1 पर कौन दिखाओगे बेटा, आगे वाला n डैश की पीछे वाला n डैश। तो आप कहोगे सर हम पीछे वाला दिखाएंगे, क्योंकि ये तो M1 ने M2 पर लगाया है, हमें M1 पर लगने वाले सारे फोर्स देखने तो n डैश ये वाला दिखाना पड़ेगा। आई थिंक बेटा आप क्लियर हो गया होगा। ये M1 की एफबीडी है, हेमंत कुमार नमो क्वारंटाइन, हाँ बेटा कतई जहर। चले बेटा प्लीज देखो जरा फटाफट फटाफट बच्चों, क्या क्लियर हुआ? अच्छा M2 पर कौन दिखाओगे, ऊपर वाला n डैश, ऊपर वाला M2 पर काम करने वाला, तो n डैश ऊपर वाला जो दिख रहा है ये M2 पर काम कर रहा है, ये वाला M1 पर काम कर रहा है, जिसकी एफबीडी उस पर लगने वाले, उस बॉडी पर एक्टिंग सारे फोर्स, वो बॉडी किस पर क्या लगा रही मतलब नहीं है, बॉडी पर कौन कौन क्या लगा रहा है वो सब लेना है। क्या बात है, ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं? चलो आगे बढ़ जाए बेटा, चलो 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 चलो। हाँ बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ट्राई कर रहे हैं बेटा फिलहाल, अब इसे रफ करते हैं जरा सा फटाफट। आई थिंक डन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्वेश्चन संख्या 11 ऑनवर्ड सारे पार्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। कल न्यूमेरिकल सीरीज होगी, हम आपसे फिर से बता दें एक दिन थ्योरेटिकल डिस्कशन अवश्य देखो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल डिस्कशन देखोगे और कल जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम सारी बातें बोलते जाएंगे, देखो बेटा कल हमने ऐसा बोला था, कल ऐसा बोला था, कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, आप चीजों को कोरिलेट कर पाओगे। आज भी देखो जब हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं उसमें भी जितने छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं या जहां जहां से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू होती है वो डिस्कस करता चल रहा हूं। खैर फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, प्लेटफॉर्म 3 बॉडी, एक बॉडी 2 kg, दूसरी 3 kg, तीसरी 5 kg, लगाओ धक्का कितने का लगा, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, राइट। अब जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले 2 kg चलेगा कि 3 kg चलेगा कि 5 kg, आपका कहना यह कि सर 2 kg धक्का देगा, 3 को 3 से सटेगा, 3 वाला 5 से सटेगा, तीनों एक साथ चलेंगे, क्योंकि इसके चलने के लिए इसका चलना आवश्यक, इसके चलने के लिए इसका चलना आवश्यक, इसका मतलब एक साथ तीनों का चलना आवश्यक है। तो ये M जो 100 न्यूटन 2 kg पर लग रहा है, अकेले 2 kg को नहीं चलाएगा बल्कि पूरे सिस्टम को चलाएगा। तो सबसे पहले हमने पूरे सिस्टम को बाउंड्री में कैद कर लिया, और पूरे सिस्टम को अगर ड्राइव देनी है तो सबसे पहली बात बेटा सीखो, वी आर गोइंग टू गिव ड्राइव टोटल फॉर सिस्टम F बराबर ma। हर एफबीडी का न्यूमेरिकल इसी फार्मूले से सॉल्व होगा, कोई तीसरा फार्मूला नहीं, F बराबर ma। या फार्मूले को और सुंदर फॉर्मेट अगर देना चाहो बेटा तो आप केवल इतना लिख सकते हो, बहुत अच्छा लिखना चाहते हो, F net is equal to m total into a, नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास या मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मेरे 100 न्यूटन का पर्पस तीनों को चलाना है, तो नेट फोर्स की जगह सिस्टम पर 100 न्यूटन एक्टिव है, चलने वाले टोटल मासेस की जगह ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, सब एक साथ चलेंगे, 3 2 5 5 5 10 इनटू एक्सेलरेशन, 10 मास की जगह 10 इनटू एक्सेलरेशन, 0 से 0 फिनिश, सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत ध्यान सुनो, बहुत धैर्य सुनो बेटा, ये जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया, किसका एक्सेलरेशन? आपने कहा सर ये अकेला थोड़ी एक्सेलरेट होगा, सारे एक्सेलरेट होंगे, तो इसका एक्सेलरेशन रेट कितना हो जाएगा बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन रेट कितना हो जाएगा बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका भी एक्सेलरेशन रेट कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने यूनिट एक जगह लिखी, बाकी जगह एरो के ऊपर 10 लिखा है, राइट। अब जरा सुनो,
हर बॉडी को चलने के लिए, मैं इस बात को यही लिख सकता हूं साइड में, हर बॉडी को चलने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हर बॉडी को चलने के लिए ड्राइविंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ईच बॉडी आस्क फॉर इट्स ओन एफडी, इट्स ओन ड्राइविंग फोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो हमने 2 kg से कहा कि अच्छा ये बताओ कि एट 2 kg की बॉडी अगर तू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलना चाहती है तो तुझे कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है उस बॉडी। कहना सर मुझे कुछ मत दो, बस मुझे दे दो F बराबर ma, F बराबर ma। व्हाट इज मास ऑफ बॉडी 2 kg, व्हाट इज एक्सेलरेशन दैट इज 10, सो 2 into 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो इस बॉडी के मोशन को कंटिन्यूअस मेंटेन करने के लिए 20 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है, तो इसने 20 अपने हिस्से का ले लिया। अब मेरी बात सुनना, पहुंचा कितना 100, इसे चाहिए कितना ma यानी 20, तो 100 में से 20 इसने लिया अपने हिस्से का, तो बाकी कितना बचा 80, आगे ट्रांसफर, आगे ट्रांसफर 80 न्यूटन जो बचा उसे आगे ट्रांसफर कर दो, राइट। अब ट्रांसफर किसके फॉर्म में होगा, ट्रांसफर ऑफ, देखो ये सारे की पॉइंट लिखता जा रहा हूं बेटा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब फोर्स ट्रांसफर होगा तो बेटा फोर्स का जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा किसके रूप में होगा, एक्शन रिएक्शन। फोर्स का ट्रांसफर हमेशा किसके फॉर्म में होगा, एक बॉडी से, प्लीज समझो बात, ये m1 मास, ये m2 मास, दो मास के बीच में अगर धक्का मुक्की होगी तो फोर्स का ट्रांसफर एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में होगा। और इसे आप बेटा चाहो तो कांटेक्ट फोर्स भी कह सकते हो, इसे आप चाहो तो कांटेक्ट फोर्स भी कह सकते हो। तो आओ इस बात पे बात करते हैं। 80 न्यूटन का धक्का आगे वाले पर लगा, तो 80 न्यूटन का बहुत ध्यान सुना, 2 kg ने 3 kg पर लगाया 80 न्यूटन का धक्का एज अ एक्शन, तो 3 kg ने भी 2 kg पर उतना ही किया, इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। अरे एक्शन रिएक्शन तो बराबर होंगे ना। अब देखो जरा, 3 kg को चलने के लिए क्या चाहिए, तो हर बॉडी का कहना है मुझे चलने के लिए चाहिए F इज इक्वल टू ma, m 3, मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, हर बॉडी को चलने के लिए चाहिए F बराबर ma, F बराबर ma, m कितना m3, एक्सेलरेशन 10, 3 दाम 30 न्यूटन, तो इस बॉडी को 30 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है। अब मेरी बात सुनो, इस पर 100 लगा, इसने अपने हिस्से का 20 लिया, 80 एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में ट्रांसफर। इस बॉडी पर 30 की रिक्वायरमेंट है, 80 पहुंचा, 80 में से 30 इसने लिया, बचा कितना 50, आगे ट्रांसफर। अब ये बात हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है, आप चाहो तो केवल 50 दिखा सकते हो, कंफ्यूज मत होना, आप चाहो तो केवल 80 दिखा सकते हो, लेकिन हम एक्शन रिएक्शन दोनों दिखाना चाहते हैं। तो 50 का इस पर हुआ एक्शन और इसने 50 का पीछे की तरफ कर दिया रिएक्शन। अभी मत कहना कि सर जितना एक्शन हुआ उतना रिएक्शन, अरे एक्शन इसको चलाने के लिए मिला है, रिएक्शन ये पीछे वाले को रोकने के लिए कर रहा है। ये खुद 50 से चल जाएगा लेकिन पीछे वाले को रोकने के लिए 50 की रिएक्शन ऑफर करेगा, राइट। अब इसे देखो क्या कर रहा है, इस बॉडी से ने कुछ हमने कहा बताओ भैया आपको चलने के लिए क्या चाहिए, ये कह रहे भैया हमें भी दे दो, हमें m बोलो बेटा 5, a बोलो बेटा 10, 5 दाम 50, तो इस पर पहुंचा कितना 50, चाहिए कितना 50, मामला कंप्लीट है। अरे 50 न्यूटन पहुंचा है और 50 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है, आप ऐसा भी कह सकते हो 50 में से 50 इसने कंज्यूम कर लिया, आगे कितना फॉरवर्ड होगा 0, राइट। क्या इतनी बात है, डन। मॉम्स यहां कोई शिप्रा सिंह क्या बेटा, प्लीज पढ़ाई करो, बदमाशी नहीं, बम मारेंगे। आगे चले बेटा, आगे चले, आगे चले, हाँ बिल्कुल सबके सही आंसर है बेटा। अच्छा मुझे अब इतना बताओ, अब इतना बताओ, हम किसी भी बॉडी के एक्शन रिएक्शन या किसी बॉडी के नॉर्मल फोर्सेस का स्टडी कर सकते हैं। जाओ और जरा देखते हैं कैसे स्टडी करें। जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी सेज, फॉर एग्जांपल अगर हमसे किसी ने पूछा कि फाइंड इंटरेक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स, फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg 3 kg, चलो बताओ जल्दी से, फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, 2 kg 3 kg के बीच कांटेक्ट फोर्स बताओ भाई, बोलना पड़ेगा, डायग्राम देख के बता दो यार, कुछ नहीं करना बेटा। 2 kg 3 kg के बीच कांटेक्ट फोर्स कितना है, कितना है, अरे 2 kg और 3 kg के बीच जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है वही कांटेक्ट फोर्स है। कितना एक्शन रिएक्शन हो रहा है 80 न्यूटन, आंसर सोचना नहीं इसमें इतना, 80 न्यूटन, राइट। 3 kg 5 kg के बीच कांटेक्ट फोर्स कितना है 50, 50 का 3 ने किया 5 पर एक्शन और 50 का ही 5 ने 3 पर किया रिएक्शन, सो कांटेक्ट फोर्स इन बिटवीन देम इज 50 न्यूटन, दैट्स इट।
कोई डाउट तो नहीं? पक्का गड़बड़ ना करना बेटा, गड़बड़ नहीं करोगे पक्का? अब इस बात को आप चाहो तो एक और तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी यार, ये सब बातें बेटा क्लियर होनी चाहिए। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, सबका जवाब बिल्कुल सही, शाबाश बेटा, यू ऑल हैव डन एप्रिशिएबल टास्क, शाबाश। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे एनर्जेटिक। अब देखिए बेटा, बहुत ध्यान से देखो तो मुझे जहां तक बातें याद है कि ये 100 इस पर लगा था, 100 की वजह सब पर 10 का एक्सेलेरेशन आया था, सब पर 10 का एक्सेलेरेशन आया था। क्या इतनी बात सही? सब पर 10 का एक्सेलेरेशन, सब पर एक्सेलेरेशन कितना था? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर बॉडी को चलने के लिए कुछ कुछ चाहिए था, इसको चाहिए था आई थिंक, इसको चाहिए था आई थिंक F बराबर ma, ma के नाम पर इसे चाहिए था 20, इसे कितना चाहिए था 30, 3 इंटू 10 30, इसे कितना चाहिए था बेटा 50, राइट। अच्छा एक बात और, 100 में से 20 खर्चा हुआ, बचा कितना 80, 80 एज अ एक्शन, 80 एज अ रिएक्शन। 80 में से 30 खत्म हुआ, बचा 50, 50 का एक्शन, 50 का रिएक्शन, राइट। अब अगर आप चाहें, इफ वी वांट टू ड्रॉ, अब जो एफबीडी चल रहा था उसका इंपॉर्टेंस समझो बेटा। अगर मैं कहूं एफ बी डी ऑफ 3 kg, हमसे किसी ने पूछ लिया, हमसे किसी ने एनालिटिकल वे में कह दिया कि आप कृपया 3, बस सुनो न्यूटन साहब का जो टॉपिक है प्लस जो पुराने क्वेश्चन कंटेंट को हमने कहा था कि डिस्कस कर देंगे बचे हुए पार्ट, वो सारा पार्ट आप बहुत ध्यान सुन लो, वो सारा पार्ट हो सकता है आने वाले 2 दिन चले, क्योंकि उसके तुरंत बाद एक लेक्चर 1 से 2 लेक्चर का फ्रिक्शन होगा और फिर आगे बढ़ जाएंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है, मैकेनिक्स बेसिक पार्ट है, इसलिए अगर 15 तारीख 18 तारीख 20 तारीख तक ज्यादा से प्लीज जाने दो, इसके बाद 10 दिन मॉडर्न खत्म हो जाएगी, 2 यूनिट्स तुम्हारी नियरली मई भर में खत्म हो जाएंगी, बड़ी बड़ी यूनिट्स, फिर रफ्तार भी बढ़ जाएगी। पूरी कोशिश करेंगे कि क्लासेस अब 2 बढ़ा दें, लेकिन हम कोई फेक प्रॉमिस नहीं करेंगे, जैसी चैनल पर टाइम की अवेलेबिलिटी होगी वैसे हम क्लास शेड्यूल कर लेंगे, अननेसेसरी बर्डन आप पर भी नहीं डालेंगे, क्योंकि आपके पास सीमित डेटा होता है मोबाइल का, राइट। चले बस कंसिस्टेंसी रखिए, देखिए धीरे धीरे करके कहां पहुंचते हैं अभी हम लोग, ठीक। तो BDF 3 kg की बात करें, 3 kg को आइसोलेट करो, सबसे पहला काम आइसोलेशन ऑफ बॉडी, हमने सबसे पहले 3 kg को आइसोलेट कर लिया बेटा, ये रहा 3 kg, राइट। अब 3 kg पर लगने वाले सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। अच्छा इसमें जो ड्राइव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी ड्राइव हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं, तो वर्टिकल डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। वजह क्या है, वर्टिकली इस पर नीचे काम कर रहा होगा 3G यानी 30, और ऊपर काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन और 3G ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, तो हम केवल हॉरिजॉन्टल बात कर रहे हैं। अच्छा देखो इस पर ड्राइव कितने की आई, 3 kg पर ड्राइव कितने की आई है, 3 kg पर जो ड्राइव आई है वो आई है 80 न्यूटन की, 3 kg पर आने वाली ड्राइव बेटा 80 न्यूटन की। अच्छा इसमें आगे 3 kg पर फोर्स दिखाओ, तो 3 kg पर फोर्स कौन कौन सा लगा, एक तो 80 लगा, अरे यार 3 kg पर काम करने वाले फोर्स में एक 80 जो 3 kg पर लग रहा है, ये नहीं दिखाओगे क्योंकि ये तो 3 kg 2 पर लगा रहा, फिर 50 3 पर कहां लग रहा है, ये तो 5 पर लग रहा है, ये 50 यस ये बिल्कुल 3 पर लग रहा है, ये भी लग रहा है, 3 पर लगने वाले सारे फोर्स ये देखो, तो इधर से 80 और इधर से बेटा कितना, इधर से कितना बेटा 50, राइट। अब क्या लिखें, अब हम वही लिखेंगे जो हमें आता है, बहुत सीमित बातें आती हैं, उतने से काम चला नहीं, हम तो लिखेंगे एफ नेट बराबर ma, बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स का मतलब आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, दोनों फोर्स अपोजिट है, घट जाएंगे, आगे 80 पीछे 50, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है घट जाएंगे, अरे 80 50 सेम डायरेक्शन होते जुड़ जाते, अपोजिट है घट जाएंगे, तो नेट फोर्स बराबर 80 माइनस 50 एंड दैट इज इक्वल टू ma, m मींस 3, एक आता पता नहीं, m मींस ड्राइविंग मास, 80 और 50 का डिफरेंस कितना आएगा 30 इज इक्वल टू 3a, 3 से काटो बेटा 10, सो एक्सेलरेशन a कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बेटा पूरी पीएचडी हो गई, अब कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आई थिंक डन। कोई डाउट तो नहीं बेटा,
चले, तो बेटा ये था इसका डिस्कशन डिटेल। अब थोड़ा सा काम, हालांकि टाइम हो गया है। केवल भैया इसके बाद कोई क्लास है क्या यूट्यूब में भी स्टार्ट होगी? अच्छा अच्छा, तो बच्चों फिर आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। कल इसी के आगे आर्टिकल संख्या 12 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एफबीडी प्लस सवालों का डिस्कशन। तो आज मैं सुन लो बहुत ध्यान से, पहली बार आज जो नोट्स पीडीएफ है वो आप सब बच्चों को दे दी जाएगी। नोट्स पीडीएफ हो सकता है आपके काम की हो, या जो बातें उसमें बेटा काम की लगे वो अपने मतलब की बातें सीख लेना, प्लस पीडीएफ को देख देख के अपनी कॉपी प्रैक्टिस कर लेना। कुछ इसमें और सेलेक्टेड न्यूमेरिकल है, बहुत छोटे छोटे बिल्कुल हल्के सीखने लायक बेसिक कॉन्सेप्ट वाले, जो टच था उसको हमने थ्रेड से रिलीज किया है, पुली लगा दी है ये सब का। तो नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, और दूसरा आपको एक क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी, आपको एक क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी। होपफुली वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर के। तो कल रफ्तार में, परसों बेटा इस टर्न को कंटिन्यू करेंगे, परसों भी, परसों जो समेट बचा हुआ काम वो समेटेंगे ये प्रॉमिस है, नहीं फिर हम इस तरह भूलते चले जाएंगे और पुराना काम 2-4 क्वेश्चन करके ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा, फिर आपको लगेगा हम टॉपिक्स बाई पास कर रहे हैं। हालांकि वो होमवर्क होता है, वो करना चाहिए, लेकिन फिर भी बता दूंगा। तो नोट्स का बच्चों पीडीएफ मिल जाएगा, पहली बात आपको। दूसरा क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा लास्ट ईयर वाले पेपर्स का, जो हमने भी क्रॉप करके बनाया है, तो वो भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसे प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत बड़ा काम नहीं होता, ब्लू कलर का बन के आता है, उसको आप क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। अब आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्टे एट होम। हाँ, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इस पीडीएफ का बच्चों लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक मिल जाएगा इस पीडीएफ का, और एज वेल एज आपको नोट्स में सरल भाषा में इस जितना भी थ्योरेटिकल डिस्कशन हुआ उसका थ्योरी पीडीएफ, और अब जो कल क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो आप पहले से चाहो तो प्रैक्टिस करके रख सकते हो उसका क्वेश्चन पीडीएफ, ये सब बच्चों कल आपको अभी टेलीग्राम चैनल पर और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह अवेलेबल होगा। प्लस जो बच्चे पहले से एसोसिएट है स्टडी पॉइंट वाले बच्चे, उनको मैं उनके जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, जो बच्चे मुझसे किसी ग्रुप वाइज जुड़े उनको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई करते रहो, स्टे सेफ, अपना जो जितना मैक्सिमम टाइम है वो पढ़ाई से एंगेज करो। टॉपिक कितना समय ले रहा है ये मतलब नहीं रखता है, मैकेनिक्स अच्छा पोर्शन है, समय ले रहा है, समय लेने दो। जितनी जल्दी शुरुआती चैप्टर्स में कमांड हो जाएगी उतनी जल्दी आगे की रफ्तार बन पाएगी। हम बेटा कंटेंट कोई नहीं छोड़ रहे हैं, इसी वजह से हर टॉपिक को डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डोंट वरी, वी हैव टू मच टाइम। जहां लगेगा टाइम की कमी रोज समझाते हैं, जहां लगेगा टाइम की कमी है वहां हम नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके बढ़ा देंगे, राइट। एक और बात सीख लो बेटा, हमेशा की तरह याद रखो, हमेशा की तरह याद रखो कि अगर काउंट करोगे कि कितना काम हम कर चुके हैं तो आपको हमेशा उस चीज का रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। जैसे वी हैव डन एरर्स, बार बार बोलता हूं आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए प्लस अपने आप को बूस्टअप करने के लिए। एरर्स, डायमेंशन, significant figures, rounding off, motion in straight line, motion in plane, projectile, vectors and scalars, and today we are on NLM। बस समझ गया ना? तो प्लीज मेहनत करते रहिए। इन शुरुआती क्वेश्चन से बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 4 से 5 सवाल यू हैव डन। अगर आपने चीजें कंफर्म कर ली तो 45 में से 4-5 सवाल मींस 1/9 पोर्शन ऑफ पेपर यू हैव डन। समझ गए? चलिए फिर कल मुलाकात करते हैं बट्टो, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।